नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है एक फैंसी स्नीकर जमीन पर जोर से लैंड करता है। साफ लग रहा है कि कोई अपने नए रनिंग शूज को गंदा करने के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हल्की सी ग्लो के साथ एक यंग लड़का भारी ट्रैफिक वाली रोड क्रॉस करते हुए स्प्रिंट करता है। ऐसे भाग रहा है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सेल मिस होने वाला हो। यह है मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ही प्रोटैगनिस्ट का मतलब रखता है। उसके पेरेंट्स ने सच में चाहा था कि वो अपनी ही एपिक स्टोरी का हीरो बने। वो एक गेम शॉप के अंदर घुस जाता है जहां उसके दोस्त उसके हीरोइक नाम पर छेड़ते रहते हैं। यहाँ मेन कैरेक्टर होना एक रनिंग जोक बन चुका है। वो हंसी मजाक में बोलता है कि जोक्स बंद करो और पूछता है कि क्या नया गेम आया या नहीं। उसका दोस्त ग्रीन करता है और बताता है कि एक कॉपी उसके लिए रिजर्व करके रखी है। और उसका दोस्त उसके सामने फेमस गेम नाइट सागा का रीमेक रखता है। चमचमाता नया बॉक्स वादा कर रहा था एंडलेस आवर्स का, बिना रियल वर्ल्ड के किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नाइट सागा एक लेजेंडरी कहानी है ह्यूमंस वर्सेस डीमंस की। एक खुश हीरो को भीड़ चीयर कर रही होती अपनी एडवेंचर्स की ग्लोरी में डूबा हुआ। इसमें प्लेयर्स बन सकते थे चमकता हुआ हीरो लॉग, ब्राइट ब्लू आंखों वाला हैंडसम वॉरियर। क्लियरली उसे सबका फेवरेट चैंपियन बनने के लिए ही डिजाइन किया गया था। या फिर चूज कर सकते हैं ज़ाइफर रैग्नारॉक, डीमन किंग का ग्लूमी बेटा। लाल बालों वाला ये बैड बॉय देख के लगता है जैसे बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनता हो। हमारे मेन कैरेक्टर ने इस गेम को पहले ही कई बार मास्टर कर चुका था। वो फोकस के साथ बैठा खेल रहा होता है डिजिटल वर्ल्ड का हर सीक्रेट जानते हुए। पर ये नया वर्जन स्पेशल था क्योंकि ये फुल ड्राइव वीआर टेक्नोलॉजी यूज करने वाला पहला वर्जन था। अब एडवेंचर को बिल्कुल नए तरीके से एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया था। वो घर पहुंचता है और अपनी फ्यूचरिस्टिक गेमिंग चेयर को देखता है जो उसके असली बेड से भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। और अब एक लंबी गेमिंग सेशन का वक्त था। वो छोटा सा गेम कार्टिलेज हाथ में लेता है जिसमें पूरा यूनिवर्स भरा हुआ था क्वेस्ट का। सोच के ही अमेजिंग लगता है कि इतना सारा एडवेंचर एक छोटी सी चिप में कैसे फिट हो सकता है। वो चेयर पर सेटल होता है और स्लिक वीआर हेलमेट पहन लेता है। ये उन लोगों के लिए लेटेस्ट फैशन था जो रियलिटी से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड्स पसंद करते हैं। फिर एक सेटिस्फाइंग क्लिक के साथ वो गेम कार्टिलेज मशीन में इंसर्ट करता है। सिस्टम हल्की से हमिंग साउंड के साथ रेडी हो जाता है उसे उसकी फेवरेट फैंटेसी लैंड में ले जाने के लिए। वो बाहें क्रॉस करके कॉन्फिडेंस स्माइल देता है, गेम को कॉन्कर करने के लिए रेडी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई किंग अपने डिजिटल किंगडम में एंटर करने जा रहा हो। वो खुशी खुशी डिसाइड करता है कि आज सिर्फ मॉडेस्टी से 8 घंटे ही खेलेगा। पर उसके चेहरे की स्माइल देख के लगता है कि ये प्लान शायद सच नहीं होने वाला। गेम स्टार्ट होते ही ब्राइट ब्लू और पिंक लाइट उसके अराउंड घूमने लगती है। इतनी फ्लैशी एंट्री उसकी जर्नी स्टार्ट करने का परफेक्ट तरीका थी। अचानक वो खुद को एक धूप से रोशन वुडन सीलिंग की तरफ देखते हुए पाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। ये वो यूजुअल लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल नहीं थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि गेम यहीं से स्टार्ट होता है और वो अम्यूज्ड होकर सोचता है कि बेड से उठना क्लासिक बिगिनिंग होती है। वो खुद को नीचे देखता है और नोटिस करता है कि उसके कान अचानक काफी लंबे और पॉइंटी हो गए हैं। ये डेफिनेटली उस कैरेक्टर क्रिएटर का पार्ट नहीं था जो उसे याद था। वो व्हाइट हेड लड़के का बॉडी देखता है जिसके रेड आईज हैं। पैनिक में वो सोचता है कि ये किसका बॉडी है और मनी मन होप करता है कि ये परमानेंट चेंज ना हो। तभी टेंट के बाहर से एक रफ आवाज आती है पूछती हुई कि अभी तक सो रहा है क्या। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी इम्पेशेंट अलार्म क्लॉक ने आखिरकार आवाज लगा दी हो। एक बड़ा सा ग्रीन और झांक के देखता है और उसे जल्दी करने को बोलता है क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत टाइट है। लगता है फैंटेसी वर्ल्ड्स में भी डेली शेड्यूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। लड़का ऑर्क को इतना रियल देख के स्टन हो जाता है और बोलता है कि ग्राफिक्स तो कमाल के हैं। वो ऑर्क सिर्फ कंफ्यूज लुक देता है जैसे सोच रहा हूँ कि ग्राफिक्स ब्रेकफास्ट में क्या होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कैरेक्टर से बात कर सकता है जो कभी एडवर्टाइज ही नहीं किया गया था। इस गेम के इंटरैक्टिव एलिमेंट्स एक बहुत ही बड़ा हिडन सरप्राइज निकले। वो ऑर्क से उसका नाम पूछता है और ऑर्क थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि ये भूल कैसे गया। फिर ऑर्क साइक के साथ याद दिलाता है कि उसका नाम कैरेक है। कैरेक प्रिंस शुत्रा को जल्दी करने को बोलता है क्योंकि सब उसका वेट कर रहे हैं। यंग लड़का चुपचाप प्रोसेस करता है कि अपेरेंटली वो एक प्रिंस है। उसे नाम शुत्रा पहचान में आता है डीमन किंग का 9वां बेटा। वो शॉक में सोचता है कि बिना चूज किए उसे ये कैरेक्टर क्यों मिल गया। वो हाथ उठा के स्टेटस मेन्यू ओपन करने की कोशिश करता है बिल्कुल गेम की तरह। फिर गोल्डन लाइट्स अपीयर होती है जो कंफर्म करती है कि कम से कम कुछ रूल्स अभी भी अप्लाई हो रहे हैं। एक स्क्रीन उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन के साथ अपीयर होती है कंफर्म करती हुई कि वो प्रिंस शुत्रा है। उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है कि कुछ गेम मैकेनिक्स अभी भी काम कर रहे हैं। स्टैट्स को देखते हुए वो कंप्लेन करता है कि एक प्रिंस के लिए उसके स्टैट्स शॉकिंगली लो है। इस वक्त तो गेम के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी शायद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। वो अपने स्किल्स चेक करता है और 2 अजीब सी स्किल देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उन दोनों आइकॉन्स को घूरता रहता है पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज फील करते हुए।
वो नर्वस होकर सोचता है कि कॉन्क्वेस्ट और मेन कैरेक्टर बफ नाम की स्किल आखिरकार करती क्या होगी। वो दिल से होप करता है कि कम से कम कोई कूल पावर्स तो मिलेंगी। कैरेक फिर से इम्पेशेंट होकर टेंट के अंदर झांकता है और उसे मूव ऑन करने को बोलता है। शुतरा अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है कि बस आ ही रहा है वो। फिर शुतरा थोड़ा संभाल के बड़े से ऑक के पीछे टेंट से बाहर निकलता है। वो तेज धूप में बाहर कदम रखता है, सोचते हुए कि अब कौन सा नया सरप्राइज उसका वेट कर रहा होगा। उसकी आंखें सामने का सीन देखते ही शॉक से फैल जाती है। एक पसीने की बूंद उसके चेहरे से नीचे गिरती है जब वो आगे देखता रहता है। उसके सामने एक पूरी की पूरी फियर्स ऑर्क आर्मी खड़ी थी, बिल्कुल बैटल के लिए रेडी। ये बिल्कुल भी वो शांत स्टार्टिंग विलेज नहीं था जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। वो कैरेक से तुरंत पूछता है कि सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं, लेकिन कैरेक सिर्फ ग्रंट करता है। वो प्रिंस को बोलता है कि बकवास बंद करे और निकलने के लिए रेडी हो जाए। कैरेक फिर अनाउंस करता है कि उसका मिशन स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब से लड़ना है। शुतरा ये सुन के हिल जाता है, समझ जाता है कि उसे सीधा एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में फेंक दिया गया है। वो तुरंत पैनिक में चिल्लाता है कि उसने तो अभी तक ट्यूटोरियल भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसकी आर्मी क्लियरली ट्रेनिंग खत्म होने का वेट नहीं करने वाली थी। तभी उसे याद आता है कि स्कारलेट लाइटनिंग ऑक्स एक रेबिलियस ट्राइब है। उनका रेड स्किन लीडर सबके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करता था। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो और उसके सिबलिंग्स इसी अपराइजिंग को रोकने के लिए ही भेजे गए हैं, और ये भारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर बहुत ही रियल लगने लगती है। वो कैरेक से पूछता है कि वॉर के लिए सिर्फ 10 सोल्जर्स क्यों लाए जा रहे हैं। कैरेक उसे करेक्ट करता है कि ये सिर्फ एक पेट्रोल है जो शुद्रा को याद नहीं था। कैरेक पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है क्योंकि वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। शुद्रा चुप रहता है क्योंकि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो असल में एक दूसरी दुनिया से आया है। फिर मार्च करते हुए शुद्रा एक मैजिकल इंटरफेस समन करता है जो सिर्फ उसे ही दिख सकता है। ये यहाँ एक काफी काम का ट्रिक था। तुरंत ही जंगल का मिनी मैप अपीयर होता है जिसे नेविगेशन बहुत ही इजी हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि ये फीचर हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। तभी उसे मैप पर एक हिडन ट्रेल दिख जाता है जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। उसे ऐसे फील होता है कि जैसे उसने कोई सीक्रेट बोनस लेवल डिस्कवर कर लिया हो। कैरेक अपने पुराने पेपर मैप के साथ स्ट्रगल कर रहा था, टेंशन में कि करंट राउट बहुत ही टाइम लेगा। क्लियरली उसके नेविगेशन टूल को एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड चाहिए था। फिर शुतरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैरेक को बोलता है कि उसके पीछे आए क्योंकि उसे एक काफी फास्ट शॉर्टकट पता है। कैरेक छोटे से प्रिंस को सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। फिर सभी ऑक्स अपने प्रिंस पर भरोसा करते हैं और मेन पाथ छोड़कर उसके पीछे चल लेते हैं। वो लोग घने और वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर मार्च करते चलते जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो सही होगा। फिर शॉर्टकट में एक बहुत ही स्टीप और रॉकी क्लिफ निकलता है। बड़े बड़े ऑक्स चढ़ने में स्ट्रगल करते हैं, ग्रंट करते हुए मुश्किल टेरेन पर खुद को ऊपर खींचते हैं। शुत्रा भी पूरी तरह से थक चुका होता है और पसीने से भीग जाता है। उसकी ये लो लेवल बॉडी इस इंटेंस वर्कआउट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। पर आखिरकार वो लोग ऊपर पहुंचते हैं और एक मैसिव एंशिएंट स्टोर डोर दूर से देखते हैं। वो पहाड़ के साइड में छुपा हुआ था, पुरानी क्रैक्स और बेलों से ढका हुआ। थका हुआ कैरेक पूछता है कि शुत्रा ने ये जगह कैसे ढूंढी, सोचते हुए कि कहीं वो मेज तो नहीं है। शुत्रा बस सिर हिला देता है, इतना थक चुका होता है कि जवाब देने की भी ताकत नहीं बची। कैरेक फिर नोटिस करता है कि प्रिंस बहुत टायर्ड लग रहा है और पूछता है कि क्या वो ठीक तो है या नहीं। शुत्रा रियलाइज करता है कि लो लेवल कैरेक्टर बनना सरप्राइजिंगली बहुत ही हार्ड काम है। फिर शुत्रा एक डिटरमिन्ड स्टेप के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ता है और कैरेक को चेक करने को बोलता है। उसका छोटा सा बॉडी थका हुआ था, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी स्ट्रांग थी। पर जैसे उसका पैर जमीन को छूता है, उसके अराउंड एक चमकता हुआ गोल्डन फायर फूट पड़ता है। ये एरिया का बहुत ही फ्लैशी और अनएक्सपेक्टेड वेलकम था। वो अपने हाथों की तरफ देखता है, पावर के अचानक सर्च से शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो नई एनर्जी उसके अंदर दौड़ती हुई महसूस होती है। तभी एक मैसेज अपीयर होती है जो बताती है कि वो लेवल अप हो गया है। वो हैरान रह जाता है कि सिर्फ इस जगह को ढूंढना ही उसे स्ट्रांग बना गया। उसे यकीन ही नहीं होता, बस चलने से ही उसका लेवल बढ़ गया। ऊपर से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले हैं। वो सोचता है कि ये रैपिड ग्रोथ बिल्कुल इंसेन है, पर साथ ही अमेजिंग भी। वो थोड़ी देर रुककर सोचता है कि शायद ये नई दुनिया काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है उसके लिए, क्योंकि ये उसके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई थी। फिर कैरेक उसे जल्दी करने को बोलता है और शुत्रा एग्री करके ऑक्स के पीछे चल लेता है। फिर सब लोग मिलकर उस मिस्टीरियस और एंशिएंट स्टोर डोर की तरफ बढ़ते हैं। वो खुद को समझाता है कि कम से कम वो अकेला तो नहीं है इन डेंजर्स का सामना करने के लिए, क्योंकि उसके पास उसके नए स्ट्रॉन्ग ऑर्क्स फ्रेंड्स हैं मदद के लिए। तभी उसे अपनी स्पेशल स्किल याद आती है और रियलाइज होता है कि इसका मतलब उसके पास प्लॉट आर्मर है। ये कन्वीनियंट पावर उसे अपने फ्यूचर के लिए काफी सेफ फील करवाती है। स्टोन डोर्स खुलते हैं और एक अंधेरी स्पूकी केव रिवील होती है। बिल्कुल ऐसी जगह लग रही थी जहाँ एक ग्रैंड एडवेंचर या मॉन्स्टर एम्ब्यूश हो सकता है। कैरेक गैस करता है कि ये केव डॉग्स ने बनाई होगी जो अब सब गायब हो चुके हैं।
सूत्रा उससे पूछते कि क्या वो शिफ्ट हो गए, सोचते हुए कि डॉर्फ्स कहाँ गए। कैरेक मानता है कि उसे नहीं पता, लेकिन तभी उसकी नजर एक ट्रेजर हॉर्ड पर पड़ती है। वो चमकते हुए गोल्डन वेपन्स को देखकर दंग रह जाता है। ऑक्स खुशी से चीयर करते हैं। डॉर्फ्स के छोड़े हुए वेपन्स और आर्मर देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। वो चिल्लाते कि डॉर्फ्स कितने बेवकूफ थे जो ये सब छोड़ गए। जब ऑक्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सूत्रा शांति से लेजेंडरी ट्रेजर्स के बीच खड़ा होता है। वो अपने अराउंड बिखरे हुए पावरफुल वेपन्स को देखता है। फिर वो एक स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है। उसे थोड़ी चिढ़ होती कि वो कोई भी कूल गियर यूज नहीं कर पा रहा, पर वो डिसाइड करता है कि ट्रेजर्स फिर भी ले जाएगा। फिर वो इन्वेंट्री यूज करने का प्लान बनाता है और होप करता है कि उसे स्टोरेज सिस्टम सही से यूज करना याद हो। वो एक स्टाफ की तरफ पॉइंट करता है और उसे लेने की सोचता है। वो मैजिकल आइटम रोशनी के पार्टिकल्स में डिसॉल्व होकर तुरंत वैनिश हो जाता है और अगले पल वो आइटम सेफली उसके इन्वेंट्री में अपीयर हो जाता है, बिल्कुल जैसे उसने होप किया था। तभी उसे समझ आ जाता है कि चीजों को स्टोर करने के लिए बस उन्हें टच करना ही होता है। फिर वो अपना मिनी मैप चेक करता है और देखता है कि दुश्मनों का एक बड़ा सा ग्रुप उनकी तरफ आ रहा है। मैप पर लाल डॉट्स बहुत तेज उनकी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। फिर वो जोर से चिल्लाता है सबको पीछे हटने के लिए, खुश ऑक्स को वार्न करने की कोशिश करता हुआ। पर ऑक्स उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं। उसकी अचानक आई अर्जेंसी भरी आवाज समझ नहीं पाते। तभी दो ऑक्स के बीच एक पिंक एनर्जी क्रैकल होती है जो एक पावरफुल मैजिक अटैक का सिग्नल होती है। साफ दिख रहा था कि उनकी ट्रेजर पार्टी क्रैश होने वाली थी। फिर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और ऑक्स को उड़ाकर पूरी केव को हिला देती है। जो सेलिब्रेशन अभी तक फन थी वो पल भर में एक डेडली ट्रैप बन चुकी थी। जैसे ही धूल बैठती है, एक डरावना लाल फिगर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उनका सीक्रेट ट्रेजर चेंबर बदकिस्मती से एक वेल प्लान्ड एम्बुश निकलता है। रेड थंडर ट्राइब एनिमी जनरल काइचन अपने सोल्जर्स के साथ अपीयर होता है, उनकी प्रेडिक्टेबल एंट्री का मजाक उड़ाते हुए। वो पूछता है कि क्या उन्हें लगा था कि वो इस सीक्रेट राउट को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर काइचन सबको मार देने का ऑर्डर देता है और उसके वॉरियर्स चार्ज कर देते हैं। फिर रेड सोल्जर्स गरजते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने वेपन्स ऊपर उठाए हुए। फिर केव के अंदर दोनों ऑर्क ट्राइब के बीच एक भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। अंधेरे में स्वॉर्ड्स और एक्सेस जोर से टकराते हैं, आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। इसी क्योस में सूत्रा एक स्वॉर्ड पकड़े हुए खड़ा होता है घायल ऑर्क के सामने। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है जब वो अपनी पहली रियल फाइट के लिए तैयार होता है। फिर वो एक नर्वस सी स्माइल देता है, सोचते हुए कि क्या वो किल्स चुरा के एक्सपीरियंस पॉइंट ले सकता है। ये तरीका थोड़ा स्नीकी था, पर लेवल अप करने के लिए काफी इफेक्टिव लग रहा था। फिर वो एक रेड ऑर्क की तरफ दौड़ता है जो पहले से उसके एलाई से लड़ रहा होता है। वो एनिमी के अनगार्डेड साइड से अटैक करने की तैयारी करता है। फिर चिल्लाते हुए वो जंप करता है और पूरी ताकत से स्वॉर्ड घुमाता है, इस उम्मीद में कि ये अटैक एनिमी को फिनिश कर देगा। लेकिन इम्पैक्ट होती ही उसकी सस्ती स्वॉर्ड टूट जाती है, सिर्फ एक ब्रोकन हैंडल रह जाता है। लगता है वेपन्स के साथ सच में वही मिलता है जितना पैसा दिया गया हो। फिर वो बड़ा रेड और गुस्से से चमकती आंखों के साथ मुड़ता है। हमारे लड़के के फेल अटैक से इरिटेट होकर वो उसकी तरफ एक लो और डरावना ग्राउल करता है। सूत्रा के मुंह से प्योर टेरर की स्क्रीम निकल जाती है और वो मुड़कर भागने लगता है। जायंट गुस्सा भरा और केव के अंदर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो सूत्रा को जोर से स्वैट करता है और वो पत्थर के फ्लोर पर जोर से जा गिरता है। उस पावरफुल ब्लो से उसकी सारी सांस निकल जाती है और उसकी हेल्थ एक सिंगल पॉइंट पर आ जाती है और वो दहशत से चिल्लाता है। मरने से एक हिट दूर होना सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी फन नहीं होता। जायंट रेड और धाड़ते और डरे हुए लड़की की तरफ भारी कदमों से बढ़ता है। सूत्रा पूरी तरह से डर से जम चुका होता है, अब एक मसल भी हिला नहीं पा रहा होता। वो आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, फाइनल डिसाइसिव ब्लो का इंतजार करते हुए। उसे लगता है कि इस दुनिया का डेंजर अब कुछ ज्यादा ही रियल हो गया है। तभी कैरेक आगे कूदकर सूत्रा के सामने आ जाता है, अटैक को ब्लॉक करता हुआ। उसका लॉयल गार्ड बिल्कुल सही वक्त पर उसे बचाने आ गया था। कैरेक प्रिंस पर चिल्लाता है कि मूव करे और खुद पावरफुल एनिमी को रोक कर रखता है, पर सूत्रा सिर्फ शॉक में देखता रह जाता है, धीरे से अपने लॉयल दोस्त का नाम बोलता हुआ। कैरेक बड़े ही बहादुरी से रेड ऑक से लड़ता रहता है, जबकि सूत्रा बस देखता रहता है, अभी भी शॉक में। नियर डेथ एक्सपीरियंस इतना स्कैरी था कि उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखता है, खुद को याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन उसका धड़कता दिल इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब वो डिसाइड करता है कि बस हो गया और मेन्यू ओपन करके क्विट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज्यादा रियल और डरावना हो चुका था। स्टेटस विंडो अपीयर होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अलग सा लगता है। उसे बुरा सा फील आता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। वो अपने स्किल्स चेक करता है और देखता है कि उसकी स्पेशल प्रोटेक्निस्ट एबिलिटीज पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। उसकी यूनिक पावर्स जैसे हवा में ही डिसॉल्व हो गई हो। अब वो पैनिक में लॉग आउट बटन ढूंढने लगता है, लेकिन वो भी गायब होता है। गेम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेन्यू में कहीं भी होता ही नहीं।
फिर एक ठंडी सी सोच उसके ऊपर छा जाती है क्योंकि बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था और वो फंस चुका था। शुत्रादूर जनरल को देखता है जो एक पावरफुल स्पेल की प्रिपरेशन कर रहा होता है। काइचन बहुत ही डेंजरस मैजिक कास्ट करने वाला होता है। फिर काइचन पिंक एनर्जी इकट्ठा करता है जो एक चमकता हुआ डिस्ट्रक्टिव मैजिक और बन जाता है। उसकी आंखें अपने टारगेट पर टिकी होती है जो था एक बिल्कुल डिफेंसलेस प्रिंस। जनरल मैजिक ब्लास्ट रिलीज करता है जो सीधा शुत्रा की तरफ उड़ता है। फिर एक पावरफुल स्पेल तेजी से बैटलफील्ड क्रॉस करता हुआ प्रिंस की तरफ बढ़ता है। शुत्रा के अंदर हिम्मत की एक चिंगारी जलती है। वो खुद से बोलता है कि वो यही नहीं मर सकता। उसे पता था कि चाहे जो हो जाए उसे सरवाइव करना ही होगा। अगले ही पल वो ब्लास्ट सीधा उसे हिट करता है और वो एक वायलेट पिंक एक्सप्लोजन में घिर जाता है। वो पावरफुल मैजिक उसके छोटे से बॉडी को एक चमक के साथ पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है। इम्पैक्ट के फोर्स से उसके अराउंड की जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। पावरफुल मैजिक के इम्पैक्ट से जहां वो खड़ा था वहां एक बड़ा सा क्रेटर बन चुका था। शुत्रा सांस लेने के लिए गास्प करता है। उसकी बॉडी भारी और बिल्कुल वीक लग रही होती है। उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे फेड होने लगती है और सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। काइचन दूर से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक क्रूल और विक्टोरियस स्नीयर होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसका पावरफुल अटैक यंग प्रिंस को खत्म कर चुका है। फिर एक फाइनल स्क्रीन अपीयर होती है जो दिखाती है कि उसके हेल्थ पॉइंट 0 हो चुके हैं और यंग डीमन प्रिंस के लिए ये एंड ऑफ लाइन था। फिर शुत्रा खुद को एक वास्ट खाली अंधेरे में खड़ा पाता है। उसके अराउंड बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक शांत, एंडलेस और साइलेंट ब्लैक वॉइड। वो कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखता है, सोचता है कि एक्सप्लोजन के बाद वो यहाँ कैसे आ गया। उसे बैटल याद आता है लेकिन ये जगह क्या है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होती। वो सोचता है कि क्या वो सच में और परमानेंटली मर चुका है। ये भयानक ख्याल उसके दिमाग को एक नई और बहुत रियल फियर से भर देता है। पर जैसे ही वो सारी उम्मीद खो देता है, एक चमकती हुई वार्म रोशनी अपीयर होती है। एक ब्राइट लाइट धीरे धीरे उस एंडलेस डार्कनेस को पीछे धकेलने लगती है। फिर एक जेंटल आवाज गूंजती है जो उसे बताती है कि वो एक फेडेड पर्सन है। वो पावरफुल वॉइस उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका यहाँ होना डेस्टिनी था। एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन हेड औरत अपीयर होती है जो उसे कॉन्कर और रूल करने को कहती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसकी नई और ग्रैंड डेस्टिनी एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ शुत्रा उसे बस घूरता रहता है। उसे अजीब और कंफ्यूजिंग वर्ड से पूरी तरह स्टन। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। फिर वो मुड़ता है और उस ब्राइट लाइट के अंदर चला जाता है, अपनी डेस्टिनी फेस करने के लिए रेडी। उसके पास जो आने वाला था उसका सामना करने के अलावा कोई चॉइस होती ही नहीं। केव के अंदर दूसरे हिस्से में बैटल अभी भी फियर्सली चल रही होती है। ग्रीन ऑक्स पूरी तरह से रेड स्किन एनिमीज के एंडलेस वेव से घिरे हुए होते हैं। रेड वॉरियर्स बहुत ही विशियस होते हैं। सैवेज स्ट्रेंथ के साथ कैरेक के सोल्जर्स को पीछे ढकेल रहे होते हैं। उनकी ओवरवेलमिंग नंबर्स फाइट को उनके लिए बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। जनरल काइचन एंट्रेंस पर खड़ा देख रहा होता है, चेहरे पर एक क्रूअल और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। ये पूरी क्लेवर और इफेक्टिव बैटलफील्ड एम्ब्यूज का मास्टरमाइंड वही होता है। वो कम एनिमी सोल्जर्स को देखकर स्कॉफ करता है, उन्हें या तो इग्नोरेंट या फिर स्टूपिड बोलता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सीधा उनके परफेक्टली प्लान ट्रैप्स में घुसा है। फिर वो एक फाइनल ऑर्डर देता है सबको बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करने का। उसके वॉरियर्स दहाड़ते हुए आगे चार्ज करते हैं, लॉन्ग फाइट को एंड करने के लिए रेडी। तभी काइचन फ्रीज हो जाता है, सोचते हुए कि प्रिंस का अचानक गायब होना कहीं अवेकनिंग तो नहीं था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जो वो देख रहा होता है। शुत्रा फिर से अपीयर होता है, बिल्कुल अनहार्म्ड गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ और अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड पकड़े हुए। जनरल हकरा जाता है, पूछता है कि वो अभी भी यहाँ कैसे खड़ा है। फिर एक नोटिफिकेशन अनाउंस होता है कि उसने टेलीकाइनेसिस स्किल एक्वायर कर ली है जो उसे स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड पावर से पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। वो अपने स्टेटस चेक करता है, सोचते हुए कि इतनी पावरफुल स्किल उसने कैसे सीख ली। क्योंकि वो मेज तो था ही नहीं, इसलिए ये डेवलपमेंट उसे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। वो देखता है कि उसे एक नया सब क्लास भी मिल गया है, किंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उसने कभी भी ऐसी अजीब क्लास का नाम सुना ही नहीं था। पर अब काइचन गुस्से में शुत्रा की तरफ पॉइंट आउट करता है और चिल्लाता है कि सोल्जर उस पर अटैक करे। वो फ्यूरियस होता है कि उसका मेन टारगेट अभी भी जिंदा और ठीक था। उधर कैरेक अपने प्रिंस को आव के साथ देखता है, बिना समझे कि हो क्या रहा है। उसे बस इतना पता होता है कि उसे अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है, चाहे जो भी हो जाए। कैरेक और उसके सोल्जर्स रैली करते हैं और अपने प्रिंस के आगे एक डिफेंसिव वॉल बना देते हैं। वो चिल्लाते कि उनका यंग प्रिंस बैटल में किसी भी हाल में हर्ट नहीं होना चाहिए। शुत्रा अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड और अपडेटेड स्टेटस को देखता है, उसका दिमाग तेज तेज चल रहा होता है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा होता है और कुछ भी सेंस नहीं बना रहा होता। फिर उसे याद आता है कि किंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट कोई नॉर्मल प्लेएबल क्लास नहीं है। ये स्ट्रेंज और पावरफुल क्लास रेगुलर प्लेयर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं होता। वो दूर देखते हुए सोचता है कि उसे ये अजीब पावर क्यों दी गई है। उस वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे होते हैं।
उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील होती है, जैसे वो हमेशा से ही इन पावर्स को जानता हो और एंशिएंट वर्ड्स और पावरफुल स्पेल्स उसके दिमाग के अंदर एको करने लगते हैं। वो समझ जाता है कि कॉन्कर करने की पावर असल में एक किंग की पावर होती है। फिर उसकी आंखों में एक नई और बहुत ही स्ट्रांग आग जल उठती है। वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड ऊपर उठाता है और अपने सोल्जर्स को एक पावरफुल कमांड देता है और उसके छोटे से बॉडी से एक ब्रिलियंट गोल्डन लाइट की वेव ब्लास्ट होकर बाहर निकलती है। सारे ऑर्क्स धाड़ उठते हैं जब गोल्डन एनर्जी उनकी स्ट्रेंथ और पावर को बूस्ट कर देती है। उनमें से एक ऑर्क अमेजमेंट में चिल्लाता है कि उसे लग रहा है कि जैसे उसकी ताकत ओवरफ्लो कर रही हो। फिर शूद्रा अपने न्यूली एम्पावर्ड ऑर्क्स को कमांड देता है कि दुश्मनों को पूरी तरह से स्वीप कर दो। फिर उसके सारे सोल्जर्स एक माइटी वॉर क्राई के साथ साथ चार्ज करते हैं। पावर अप ऑर्क्स अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ रेड सोल्जर्स को चीर देते हैं और इस तरह बैटल का टाइड तुरंत उनके फेवर में पलट जाता है। वो एक डिस्ट्रक्टिव व्हर्लविंड की तरह मूव करते हैं, अपनी नई पावर के साथ एनिमीज को गिराते हुए। उनके अराउंड गोल्डन एनर्जी हर पावरफुल ब्लो के साथ पल्स करती रहती है। काई चैन शॉक में देख रहा होता है जब उसके एनिमीज अचानक सुपर पावर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं। वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है, हैरान होता हुआ कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अचानक कैसे हो गए। वो पूरे क्योस को घूरता रहता है, सोचते हुए कि ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल अपसर्ड है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जो बैटल वो जीत चुका था वो अचानक पलट कैसे गई। फिर काइचन बैटलफील्ड को स्कैन करता है इस नई पावर का सोर्स ढूंढने की कोशिश में। वो इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का कोई जवाब डेस्परेटली ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर शूद्रा पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस छोटे प्रिंस की वजह से हो रहा है। हमारा लड़का शांत बैठा होता है, अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को जमीन में ढसाए हुए। गुस्से से भरा काइचन मैसिव पिंक एनर्जी की शार्ट समन करता है और शूद्रा पर चिल्लाते हुए वो लड़के को जोर से बोलता है कि तुरंत ये सब बंद करे। शूद्रा ऊपर देखता है, चेहरे पर शांत और डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन होता है उसके। वो जनरल के नेक्स्ट पावरफुल मैजिक अटैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है, लेकिन कैरेक आगे कूदकर प्रिंस के सामने आ जाता है और मैजिक शार्ट्स को तोड़ देता है। वो अपने यंग प्रिंस को सारी आने वाली डेंजरस मैजिक से प्रोटेक्ट करता है। शूद्रा और कैरेक एक दूसरे को देखते हैं, एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क के साथ। उस एक पल में दोनों को बिल्कुल पता होता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। फिर शूद्रा कैरेक को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और एम्पावर्ड ऑर्क चार्ज कर देता है। फिर वो पहले से कई ज्यादा तेज मूव करता है, अपने नए इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ धाड़ता हुआ। डरा हुआ एनिमी जनरल उसे रोकने को बोलता है, लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका होता है क्योंकि सुपर पावर्ड ऑर्क अब बिल्कुल उसके सामने होता है। गोल्डन लाइट के एक फ्लैश के साथ कैरेक का पावरफुल अटैक जनरल को हार्ड हिट करता है और एक ही ब्लो में वो लंबी और मुश्किल बैटल जीत जाता है। एनिमी जनरल काइचन जमीन पर गिर जाता है, पावर्ड अप ऑर्क्स के हाथों डिफीट होकर, और बैटल का टाइड पूरी तरह और डिसाइसिवली उनके फेवर में पलट चुका होता है। एनिमी सोल्जर्स भाग खड़े होते हैं और शूद्रा अपने ऑर्क्स को उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। वो चिल्लाता है कि एक भी दुश्मन को भागने ना दिया जाए। फिर एक नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करता है कि उसके सोल्जर्स जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो सब उसका होता है। ये स्पेशल रूल बताता है कि जनरल्स के मेरिट उनके किंग के लिए होते हैं। फिर 3 और मैसेजेस अपीयर होते हैं अनाउंस करते हुए कि वो मल्टीपल टाइम्स लेवल अप हो चुका है। वो एक अनबिलीवेबल और इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड से स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। शूद्रा मुस्कुराता है, कंफ्यूज भी और खुश भी, सोचते हुए कि उसका लेवल इतनी तेज क्यों बढ़ रहा है, और वो नोटिफिकेशंस को बहुत ही प्लीज्ड और हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ देखता है। कैरेक अपने चमकते हुए हाथों को देखता है, इस इनक्रेडिबल नई स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हुए। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, अपने बॉडी के अंदर बह रही इमेंस पावर को महसूस करते हुए। वो नीचे देखता है, उसके चेहरे पर आव और गहरी वंडर भरी होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना ताकत महसूस नहीं की थी। फिर अपने लीडर की तरफ देखते हुए कैरेक मुस्कुराता है, उसे पता होता है कि ये पावर प्रिंस से ही आ रही है। वो पूरी तरह से श्योर होता है कि इसका सोर्स प्रिंस शूद्रा ही है। फिर उस रात विक्टेरस और एक बड़े बोनफायर के अराउंड अपनी जबरदस्त जीत सेलिब्रेट करते हैं। पूरा कैंप खुशी और चीयरफुल शाउटिंग से भरा होता है, पर अपने टेंट के अंदर शूद्रा पैनिक में लॉग आउट बटन ढूंढता रहता है, लेकिन वो गायब होता है और उसे गेम के मेन्यू में कहीं भी वो इम्पोर्टेंट बटन नहीं मिलता। वो खुद को शांत रहने को कहता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है क्योंकि उसके सामने चमकता हुआ स्क्रीन किसी भी तरह का एस्केप ऑफर नहीं करता। वो सोचता है कि शायद वो किसी ग्लिच की वजह से गेम में फंस गया है और वो उम्मीद करता है कि गेम के डेवलपर्स किसी भी अपडेट में इसे फिक्स कर देंगे। तब एक और भी ज्यादा डरावना ख्याल उसके दिमाग में आता है जो उसे पसीने में भिगो देता है। ये टेरिफाइंग थॉट्स उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक डाल देते हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये शायद एक रियल वर्ल्ड हो, सिर्फ एक सिंपल गेम नहीं, और हो सकता है वो किसी अल्टरनेट रियलिटी में ट्रांसफर हो गया हो। बिल्कुल कहानियों की तरह ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रियल फील होती है और यहाँ के कैरेक्टर खुद सोच सकते हैं। उसके आसपास की हर चीज एक अनबिलीवेबल लेकिन लाइकली कंक्लूजन की तरह पॉइंट आउट करती है।
वो नर्वस होकर कंफर्म करता है कि यहाँ कोई सेंसरशिप है ही नहीं जो सब कुछ और भी रियल बना देती है, और ये उसके लिए फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सॉलिड एविडेंस होता है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो यहाँ सच में परमानेंटली मर सकता है, और ये डरावना सवाल अब उसकी दिमाग में सबसे ऊपर होता है। पर वो ऑप्टिमिस्टिक रहने का फैसला करता है, खुद को चीयर अप करते हुए ये याद करता है कि वो एक प्रिंस है, कम से कम वो किसी वीक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में रिबॉर्न नहीं हुआ था। फिर कैरेक्टर टेंट के अंदर झांक कर पूछता है कि क्या प्रिंस के पास थोड़ा टाइम है। उसकी आवाज सीरियस होती है और उसका यूजुअल फ्रेंडली बिहेवियर बिल्कुल गायब होता है। शूत्रा मुड़कर देखकर सरप्राइज हो जाता है अपने गार्ड को इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखकर, क्योंकि कैरब अब उसे बहुत ही डिटरमिन्ड और फोकस नजर से देख रहा होता है। रात के आसमान के नीचे शूत्रा कैरेक से पूछता है कि वो स्पैरिंग मैच क्यों चाहता है। वो सोचता है कि उसके गार्ड ने अचानक ये प्रैक्टिस फाइट क्यों मांगी। कैरेक एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर बैटल्स के लिए उसे अपने लीडर की स्किल जाननी है, पर शूत्रा थोड़ा अनश्योर होता है कि ये आइडिया सच में अच्छा है या नहीं। फिर कैरेक एक वुडन स्वॉर्ड शूत्रा की तरफ फेंकता है जिसे वो नर्वस होकर पकड़ लेता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रियल स्वॉर्ड हाथ में नहीं पकड़ी थी। फिर कैरेक प्रिंस को रीएश्योर करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा, और वो प्रॉमिस करता है कि इस छोटी सी प्रैक्टिस मैच में अपनी फुल पावर यूज नहीं करेगा। शूत्रा की नर्वस एक्सप्रेशन धीरे धीरे एक स्लाई और कॉन्फिडेंट ग्रीन में बदल जाती है। वो मजाक में पूछता है कि क्या रॉयल्टी से बात करने का ये तरीका सही है। फिर वो आगे चार्ज करता है और चिल्लाता है कि अगर फाइट करनी है तो फिर सीरियस तरीके से ही करनी चाहिए। कैरेक अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ स्टांस लेता है, अपने प्रिंस को टेस्ट करने के लिए रेडी। वो प्रैक्टिस वेपन को एक ट्रू वॉरियर जैसा फोकस के साथ पकड़ता है। शूत्रा झपटता है आगे, लेकिन उसका अटैक काफी क्लमजी होता है और कैरेक इजीली डॉज कर लेता है। और कैरेक हमारे लड़के की इस कोशिश से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। शूत्रा फिर भी बिना कंट्रोल के बार बार स्विंग करता रहता है, पर उसके वीक अटैक्स हर बार मिस हो जाते हैं। एक्चुअली वो ज्यादा एक खेलते हुए बच्चे जैसा लग रहा था, ना कि एक रियल डीमन प्रिंस जैसा। फिर कैरेक अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और शूत्रा मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। वो पावरफुल ब्लो उसके हाथों से होता हुआ सीधा बाहों तक जोर का झटका भेज देता है। उसी इम्पैक्ट से शूत्रा जमीन पर गिर जाता है और कैरेक पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो प्रिंस को एडवाइस देता है कि दोबारा इतना रेकलेस चार्जिंग ना करे। तभी एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है जो बताता है कि उसने बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप एक्वायर कर ली है। शूत्रा इसे पूरी तरह से शॉक के साथ देखता रह जाता है, उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था ये। वो सोचने लगता है कि इतनी अचानक एक नया स्किल कैसे मिल गई उसे। फिर उसकी आंखें फैल जाती है जब उसे अचानक अपनी पावर के बारे में एक ब्रिलियंट रियलाइजेशन होता है। वो समझ जाता है कि वो स्किल सीधे अपने बॉडी से एक्सपीरियंस करके सीखता है, और शायद अटैक्स खाना ही उसका सीक्रेट ट्रेनिंग मेथड है। फिर कैरेक स्पार्क खत्म करने का सजेशन देता है, लेकिन शूत्रा बोलता है कि अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में अब एक नई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आग जल रही थी। फिर एक कॉन्फिडेंट ग्रीन के साथ शूत्रा डिक्लेयर करता है कि वो तो बस अभी शुरू हुआ है, और जमीन से उठते वक्त हवा में उसकी केप जोर से लहराती है। शूत्रा फिर से आगे डैश करता है, लेकिन इस बार उसके मूवमेंट्स बिल्कुल ही शार्प और फास्ट होता है। वो अब क्लमजी नहीं लग रहा था, बल्कि एक ग्रेसफुल और स्किल्ड यंग फाइटर जैसा मूव कर रहा था। वो कैरेक के नेक्स्ट अटैक को परफेक्टली ब्लॉक करता है। बड़े ऑर्क के सामने अपनी ग्राउंड होल्ड करते हुए दोनों की वुडन स्वॉर्ड टकराती है और एक ब्राइट गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। कैरेक की आंखें हैरानी से फैल जाती है प्रिंस की अचानक इंप्रूवमेंट देखकर। उसे शूत्रा के मूवमेंट्स और स्ट्रेंथ में जबरदस्त डिफरेंस महसूस होता है। वो सोचता है कोई इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता है। फाइट के स्टार्ट में तो प्रिंस बिल्कुल ही बेकार था। उनकी स्पार्क कंटिन्यू होती है और अब दोनों काफी इवनली मैच लगते हैं। शूत्रा डॉज और वीव करता है जैसे वुडन स्वॉर्ड उसकी बॉडी का एक हिस्सा हो। अपने इस नए कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव करते हुए वो डस्ट उड़ाता है और कैरेक को पीछे पुश कर देता है। ये नई पावर उसके लिए एक बहुत ही बड़ी और वेलकमिंग सरप्राइज थी। उनका स्पार्क खत्म होता है और शूत्रा कैरेक से पूछता है, मैं ज्यादा बुरा तो नहीं था ना। वो अपने लॉयल गार्ड को एक प्राउड और खुश स्माइल के साथ देखता है। शूत्रा कैरेक से पूछता है कि उसका लेवल क्या है, और सोच कर बोलता है शायद 21। वो उनके बीच ओवरऑल पावर और स्ट्रेंथ का डिफरेंस जानना चाहता था। शूत्रा वो नंबर रिपीट करता है, थोड़ा थॉटफुल फील करते हुए। जब वो कैलकुलेशंस करता है, उसे पता लगाना था कि अब उसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और देखता है कि वो ऑलरेडी लेवल 7 पर है। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो जल्दी कैचअप कर लेगा। उसे पता है कि इस दुनिया में लोग इजीली अपने लेवल चेक नहीं कर सकते। उन्हें स्टैट्स देखने के लिए स्पेशल मेजेस या स्पेशल आइटम्स चाहिए होते हैं। अपने खुद के स्टैट्स देख पाना उसके लिए एक मैसिव गेम ब्रेकिंग एडवांटेज था। इससे वो बाकी सबसे काफी ज्यादा फास्ट स्ट्रॉन्ग बन सकता था। एक्साइटमेंट में वो हवा में जंप करता है, एक नई होप की वेव महसूस करते हुए। आखिरकार उसे अपनी यूनिक पावर का असली और अमेजिंग पोटेंशियल समझ आ गया। वो अपने आप से सोचता है कि अब वो डेफिनेटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। उसकी लाल आंखें एक नई और पावरफुल रिजॉल्व के साथ ग्लो करती है।
फिर वो खुद को करेक्ट करता है अपने फेस पर एक वाइड और एम्बिशियस ग्रीन के साथ। उसे रियलाइज होता है कि वो सबसे काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये नाइट सागा की डीमन आर्क की शुरुआत थी। इस दुनिया में उसकी नई और एक्साइटिंग एडवेंचर अब सच में शुरू हो चुकी थी। उसे तुरंत गेम का प्लॉट याद आता है, जाइफर के डीमन किंग बनने की जर्नी के बारे में। स्टोरी उसके क्वेस्ट को फॉलो करती थी जहां वो अपने कई सिबलिंग्स को हराता है। गेम में काफी पार्ट्स थे, लेकिन जाइफर का ब्लडी राइज टू पावर सबसे ज्यादा याद रहने वाला था, क्योंकि वो एक रूथलेस और बहुत ही पावरफुल मेन कैरेक्टर था। इस पाथ का एंड एक डार्क इवेंट पर होता है जहां साइप्रस अपने सारे सिबलिंग्स को मार देता है, और ये सोचकर ही शुतरा को हॉरर फील होता है, क्योंकि अब वो भी उनमें से एक ही था। उसे रियलाइज होता है कि वो एक टारगेट है, लेकिन ये इवेंट अभी भी 5 साल दूर है। इससे उसे थोड़ा सा कीमती टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए। वो डिसाइड करता है कि इस डार्क फ्यूचर को रोकने के लिए उसे जाइफर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यही एक तरीका था जिससे वो अपनी पर्सनल सर्वाइवल गारंटी कर सकता है। तभी कैरेक उसे ढूंढ लेता है और पूछता है कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है। शुतरा सरप्राइज हो जाता है और अपने लॉयल गार्ड से पूछता है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है। कैरेक उसे तुरंत याद दिलाता है उस मीटिंग के बारे में जो वो अपने सिबलिंग्स के साथ भूल गया था। शुतरा कंफ्यूज हो जाता है, उसे आज किसी भी रॉयल मीटिंग की कोई याद ही नहीं थी। फिर कैरेक उसे तुरंत जल्दी करने को बोलता है क्योंकि सब उसका वेट कर रहे हैं। शुतरा फॉलो करता है, अभी भी अनश्योर फील करते हुए कि उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो मिलिट्री कैंप के अंदर एक बड़े और इम्प्रेसिव टेंट के पास पहुंचते हैं। ये क्लियरली आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग का प्लेस था। अंदर शुतरा अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ टेबल पर नर्वसली बैठा है और वो उनकी तरफ एक छोटी सी ऑकवर्ड हंसी छोड़ देता है। हिचकिचाते हुए बोलता है कि शायद वो मीटिंग के लिए जल्दी आ गए हैं। उसके सामने एक ब्यूटीफुल वुमन और एक मस्कुलर आदमी था। उसका भाई क्रिस उसे बोलता है कि रिलैक्स रहने के लिए, क्योंकि वो फैमिली है। वो उससे कहता है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन कैथलीन पॉइंट आउट करती कि ये उनकी पहली मीटिंग है। वो एक यंग ब्यूटीफुल वुमन थी जिसके लंबे डार्क ब्लू बाल थे। फिर क्रिस उसे बोलता है बस उनके नाम यूज करे और शुतरा नर्वस होकर हाँ बोल देता है। वो अभी भी पूरी सिचुएशन से थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहा था। फिर शुतरा को याद आता है कि गेम में ये दोनों लैंथ्रोप क्वीन के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स थे। वो पावरफुल और ब्यूटीफुल फोर्थ क्वीन इलेन मूनलाइट के बच्चे थे। लेकिन शुतरा की सीक्रेट गेम नॉलेज उसे एक डार्क सच भी बताती है। उसे पता था फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। क्रिस और कैथलीन दोनों को उनके दूसरे सिबलिंग्स मार देते हैं। उनका ट्रेजिक एंड जाइफर के फाइनल मैसेकर से 1 साल पहले होता है। उनकी मौत का रीजन कैथलीन के बर्थ से जुड़ी हुई एक सीक्रेट में छुपा था। ये ओरिजिनल गेम स्टोरी का एक की प्लॉट पॉइंट था। शुतरा याद करता है कि कैथलीन ट्रू बॉर्न रॉयल नहीं है, इसलिए वो टारगेट बन जाती है। उसकी पेरेंटेज उसे डीमन पॉलिटिक्स की रूथलेस दुनिया में वल्नरेबल बना देती है। कैथलीन उसे डांटती है लास्ट मिशन के दौरान पेट्रोल प्लान फॉलो न करने के लिए। शुतरा हिचकिचाते हुए एक्सक्यूज देता है, बोलता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो लोग वहाँ थे। कैथलीन उसके और पास झुक जाती है और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो उसे बताती है कि उसे थोड़ा अच्छे से देखना चाहती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न भरा हुआ था। शुतरा उसकी अचानक और अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। कैथलीन उसे सबसे कमजोर बोलती है और कहती कि उससे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। शुतरा माफी मांगता है, अभी भी उसके सरप्राइजिंगली केयरिंग और जेंटल बिहेवियर से फ्लस्टर्ड था। वो सोचता है कि कैथलीन इतनी वरीड क्यों है, जबकि डीमन सिबलिंग्स कभी भी क्लोज नहीं थे। गेम के मुकाबले वो काफी अलग लग रही थी और ये बात उसे सरप्राइज कर रही थी। क्रिस भी उसे वार्न करता है कि दोबारा कोई डेंजरस काम ना करे वरना उसे डांट पड़ेगी। शुतरा चुपचाप हाँ बोल देता है, अभी भी पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने सिबलिंग्स को देखता है, सोचते हुए कि क्या ये लोग सच में काइंड है, क्योंकि वो लोग एक केयरिंग थोड़े स्ट्रिक्ट बड़े फैमिली मेंबर जैसे बिहेव कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक थॉटफुल एक्सप्रेशन आता है और एक बिल्कुल नया आइडिया उसके दिमाग में आ जाता है। फिर एक क्लेवर और काफी इंटरेस्टिंग प्लान धीरे धीरे शेप लेने लगता है। उसे याद आता है कि लैंथ्रोप्स अपनी पावरफुल ऑरा एबिलिटीज के लिए फेमस होते हैं। वो सोचता है कि अगर उसे ऑरा से हिट मिला तो शायद वो स्किल सीख सकता है। वो तुरंत ही क्रिस की तरफ मुड़ता है और उसे एक फेवर मांगता है। उसके चेहरे पर एक डिटरमिन्ड लुक था। उसका बड़ा भाई उसे हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखता है। एक चार्मिंग स्माइल के साथ शुतरा अपने भाई से कहता है कि क्या वो उसे ऑरा से हिट करेगा। उसे उम्मीद थी कि इम्पैक्ट से ही स्किल तुरंत मिल जाएगी उसे। पहले जैसे ही क्रिस और कैथलीन दोनों उसे शॉक और कंफ्यूजन के साथ घूरने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अजीब रिक्वेस्ट का क्या मतलब निकाले। वो दोनों बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं, सोचते हुए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका छोटा भाई उनके लिए काफी स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग लग रहा था। अब सीन चेंज होता है और एक वास्ट माउंटेन लैंडस्केप दिखाई देता है जो नेक्स्ट लोकेशन को शो करता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक पावरफुल रेड स्किन और कमांडर एक फियर्स चार्ज लीड कर रहा था। वो बड़े ही आसानी से अपने सभी एनिमीज को हवा में उड़ा देता है।
बैटलफील्ड पूरा क्योस से भरा होता है, एक्सप्लोजन से वॉर टॉर्न जमीन कांप रही होती है। दो मैसिव आर्मीज एक दूसरे से टकराती है एक ब्रूटल और डेडली वॉर में। वो आर्क कमांडर पूरे बैटलफील्ड पर एक डिस्ट्रक्शन का तूफान बना हुआ था। वो एनिमी रैंक्स के बीच से घूमता हुआ जो भी सामने आता है उसे काट गिराता है। वो जंग के जुनून में धारता है, उसकी चमकती लाल आंखें चमक रही होती है। वो आर्मी के बिल्कुल आगे से अपना लॉयल वॉरियर को लीड करता है। वो दोनों आर्मी सोल्जर्स को पकड़कर अपनी जबरदस्त ताकत से एक दूसरे पर पटक देता है। वो पावरफुल कमांडर अपने किसी भी दुश्मन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। एक एनिमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कमांडर आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो उस बेवकूफ सोल्जर के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्किल्ड था। उसके डरावने लाल चेहरे पर एक सैवेज और ब्लड थर्स्टी ग्रीन फैल जाती है क्योंकि वो पूरे बैटलफील्ड पर एक सच्चा और अनस्टॉपेबल बीस्ट था। पास ही एक एनिमी सोल्जर दहशत में चिल्लाता है, जानते हुए कि उसका कोई मैच नहीं है। वो पावरफुल और अनस्टॉपेबल वॉर कमांडर से पूरी तरह से डरा हुआ था। कमांडर अपना वेपन जोर से जमीन पर मारता है और एक पावरफुल रेड एनर्जी शॉकवेव निकलती है। वो मैजिकल ब्लास्ट एनिमी के फ्रंट लाइन को चीरते हुए आगे निकल जाता है। वो अपने सोल्जर्स को धाड़ कर कहता है कि सबको मार डालो। रिवॉर्ड्स का वादा करते हुए वो कहता है कि जो सबसे ज्यादा किल करेगा उसे इनाम मिलेगा। उसकी इंस्पायर्ड आर्मी जोर से दहाड़ती है और नए जोश के साथ आगे चार्ज करती है। अपने लीडर की ताकत और प्रॉमिस से सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर बैटल आगे बढ़ता है। आग और एक्सप्लोजन से पहाड़ी इलाका रोशन हो जाता है। दोनों आर्मीज लास्ट बिटर एंड तक लड़ते रहते हैं, पर अचानक शुत्रा खुद को फिर से उस अजीब डार्क वॉइड में पाता है। वो बिल्कुल लॉस्ट फील करता है। वो फिर से अकेला था उस साइलेंट और एंडलेस काले स्पेस में। तभी एक सुंदर और मिस्टीरियस औरत जिसके लंबे सफेद बाल है गोल्डन लाइट के साथ अपीयर होती है। उसकी आंखें अलग अलग रंग की होती है और चेहरे पर एक सब जानने वाला एक्सप्रेशन होता है। शुत्रा पीछे हट जाता है उसकी अचानक और मिस्टीरियस अपीयरेंस से चौंक कर। वो नर्वस होकर पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहती है। वो उसे पहचान नहीं पाता, ना ही नाइट सागा गेम के किसी शैडोई फिगर से मैच होती है। फिर वो मिस्टीरियस औरत उसके और पास आती है। उसकी गोल्डन ऑरा अंधेरे को रोशन कर देती है। वो बहुत ही ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट स्ट्राइड के साथ उसकी तरफ चलती है और फिर एक ब्राइट गोल्डन लाइट के फ्लैश के साथ वो स्ट्रेंज विजन खत्म हो जाता है। वो पूरा मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग सपना अब फाइनली एंड हो चुका था। शुत्रा की आंखें अचानक खुल जाती है और वो खुद को अपने बेड पर पाता है। वो अपने टेंट में था जहाँ सुबह की धूप उस पर पड़ रही थी। वो उठकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, सोचते हुए कि क्या ये सब सिर्फ एक सपना था। वो कोशिश करता है स्ट्रेंज विजन्स को अपनी नई रियलिटी से अलग करने की। तभी अचानक कैरेक का चेहरा बिल्कुल उसके सामने आ जाता है, पूछते हुए कि क्या वो जग गया है। शुत्रा जोर से चिल्लाता है अपने गार्ड के इतने पास और अचानक अपीयरेंस से देखकर। शुत्रा चिल्लाता है कि वो डर गया था, जबकि कैरेक उसे शांत नजर से देखता रहता है। उसका लॉयल गार्ड बस इतना बोलता है कि यंग प्रिंस बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। कैरेक पूछता है कि कल वो प्रिंसेस से बार बार भीख क्यों मांग रहा था कि वो उसे मारे। वो एक्सप्लेन करता है कि शुत्रा के वाइनिंग के बाद आखिरकार प्रिंसेस ने हाँ कर ही दी। फिर एक नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि उसने ऑरा स्किल ऑब्टेन कर लिया और वो उसे महसूस भी कर सकता है। एक हल्की सी सफेद एनर्जी उसके अराउंड घूमने लगती है जैसे ही नई पावर उसके अंदर जगती है। कैरेक पूछता है कि क्या हीट लगने से उसकी ऑरा अवेकन हो गई है और शुत्रा हाँ बोल देता है। वो अपने चमकते हुए हाथों को चेक करता है, कंफर्म करते हुए कि ये सच में काम कर गया। कैरेक को समझ आ जाता है कि लास्ट फाइट में उसने सबको इस तरह पावर अप किया था। शुत्रा भी कंफर्म करता है कि ये सब उसका ही किया हुआ था और कैरेक को फाइनली अब समझ आ जाता है। अब शुत्रा पूछता है कि जब वो इतनी देर सो रहा था तब कोई इम्पोर्टेंट चीज हुई या नहीं। कैरेक बोलता है कि हाँ, उसके बिना भी काफी इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं। फिर उसे पता चलता है कि मेन आर्मी ने भी लाइटनिंग ट्राइब के अगेंस्ट अपनी बैटल जीत ली है। ये सुनते ही शुत्रा शॉक होकर पूछता है कि मेन आर्मी से उसका मतलब क्या है। शुत्रा को तो लगाता है सिर्फ वही और उसके सिबलिंग्स ही ट्राइब से लड़ रहे हैं, पर कैरेक एक्सप्लेन करता है कि एनिमी ट्राइब उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी थी। कैरेक बताता है कि मेन आर्मी को लीड कर रहा था फेमस जनरल वेंडल। ये नाम सुनते ही शुत्रा शॉक हो जाता है और डिसबिलीफ में उसे रिपीट करता है। शुत्रा को याद आता है कि जनरल वेंडल आसपास के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक है। ओरिजिनल गेम में उसे वो एक सबऑर्डिनेट के रूप में काफी पसंद था। तभी उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और उसे समझ आ जाता है कि ये उसका बिग चांस है। उसकी आंखें फैल जाती है जैसे ही एक नया प्लान उसके दिमाग में शेप लेने लगता है। उसे याद आता है कि वेंडल सिर्फ 3 साल बाद साइफर के साथ ज्वाइन करता है। इसका मतलब अभी वो पावरफुल जनरल उसके बड़े भाई का सबऑर्डिनेट नहीं बना है। शुत्रा के चेहरे पर एक मिस्चीवियस ग्रीन आ जाती है जैसे ही वो डिसाइड करता है उसे रिक्रूट करेगा। वो प्लान बनाता है कि अपने भाई से पहले उस पावरफुल जनरल को अपना बना लेगा। वो कॉन्फिडेंट था क्योंकि गेम से उसे वेंडल के सारे सीक्रेट्स पता थे। उसके लाइक्स, डिसलाइक्स और हिडन टैलेंट सब उसे मालूम थे।
लेकिन वैंडल की लॉयल्टी जीतने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका था उसे ड्यूल में हराना। जनरल सिर्फ उसी को सर्व करता है जो उसे फेयर फाइट में हरा सके। शुतरा को लगता है कि वो जायफर से पहले जनरल को छीन सकता है क्योंकि उसके पास काफी टाइम था, इसलिए ट्राई करना बिल्कुल वर्थ इट था। फिर फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ वो कसम खाता है कि वैंडल को अपना सबऑर्डिनेट बनाएगा। अब उसके पास एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल था। अब अपने बहन कैथलीन के टेंट में वापस शुतरा उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आता है। वो अपने सिबलिंग्स को कुछ ट्रूली अमेजिंग दिखाने वाला था। वो उन्हें अपनी नई ऑरा स्किल दिखाता है और दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। क्रिस चिल्लाता है पूछते हुए कि एक ही दिन में उसे ये कैसे ही सीख ली। शुतरा आंख मारता है और बोलता है कि उसने अपने सारे स्किल पॉइंट्स इसी में डाल दिए। उसकी कॉन्फिडेंस स्माइल क्लियरली दिखा रही थी कि वो अपने फास्ट प्रोग्रेशन पर कितना प्राउड है। वो एक्सप्लेन करता है कि ऑरा उसकी फिजिकल एबिलिटी बूस्ट करती है जो अभी भी काफी यूजफुल है। टेलीकाइनेसिस के कंपैरिजन में उसके लिए ज्यादा बेटर चॉइस थी। क्रिस सोचता है कि क्या शुतरा का रैपिड ग्रोथ उसके गंधर्व हेरिटेज की वजह से है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये किसी के लिए पॉसिबल भी हो सकता है। फिर क्रिस पूछता है क्या शुतरा अंडरग्राउंड टनल का मैप बना सकता है। वो जानना चाहता था कि क्या उसके छोटे भाई के टैलेंट्स में कार्टोग्राफी भी है। शुतरा बोलता है कि वो अपने मिनी मैप की मेमोरी से आसानी से बना सकता है। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने भाई से पेन और ब्लैंक पेपर मांगता है। फिर शुतरा जल्दी से एक मैप ड्रॉ करता है जो ऑफिशियल मैप से भी ज्यादा डिटेल्ड होता है। क्रिस अपने छोटे भाई के इस यूजफुल और अमेजिंग टैलेंट से पूरी तरह से स्टन्ड हो जाता है। क्रिस एक बड़ी प्राउड स्माइल के साथ उसे जीनियस बोलता है। फिर वो प्यार से अपना हाथ शुतरा के छोटे कंधों पर डाल देता है। क्रिस और कैथलीन रियलाइज करते हैं कि टनल्स का यूज करके सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। उनके एनिमीज को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनके सीक्रेट राउट्स का पता चल चुका है। कैथलीन फिर शुतरा को बताती कि उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट काम है। शुतरा का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है जैसे वो अपने बहन को देखता है। फिर अगला दिन आता है और ब्रांड न्यू इम्पोर्टेंट मिशन फाइनली स्टार्ट होता है। पहाड़ों के ऊपर नीले आसमान में सूरज तेज चमक रहा होता है। शुतरा एक और पेट्रोल लीड करता है। बोर होकर साय करता है कि उसे हमेशा बोरिंग काम ही मिलता है। सबसे छोटा प्रिंस होने की वजह से उसके पास ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो और कैरेक्ट मजाक करते हैं कि इस बार उनका पेट्रोल ग्रुप काफी बड़ा हो गया है। इस बार स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट के साथ होना उन्हें अच्छा लग रहा था। फिर दो मिस्टीरियस फिगर्स डार्क हुडेड क्लोक में शैडोज से उन्हें देख रहे होते हैं। वो चुपचाप प्रिंस और उसके बड़े ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये फिगर्स रिवील होते हैं प्रिंसेस कैथलीन और उसकी सबऑर्डिनेट के रूप में। शुतरा तुरंत ही रुक जाता है अपनी बड़ी बहन को यहाँ देखकर। वो पूछता है कि वो अजीब रोब क्यों पहने हुई है और कैथलीन उसे शुश कर देती है। वो उंगलियां हाथों पर रखकर उसे चुपचाप रहने का इशारा करती है। फिर वो धीरे से बताती कि वो सीक्रेट में उसका पीछा कर रही है ताकि उसे सेफ रखे। उसकी गोल्डन आंखों में अपने छोटे भाई के लिए जेन्युइन कंसर्न होता है। वो कहती कि सिर्फ रियल इमरजेंसी में ही इंटरफियर करेगी और ये मिशन उसका अपना पर्सनल अचीवमेंट होना चाहिए। कैथलीन की सबऑर्डिनेट सीरा नाम की एक यंग वुमन प्रिंस से अपना इंट्रोडक्शन देती है। शुतरा पोलाइटली उस ब्लॉन्ड हेड लड़की को ग्रीट करता है। कैथलीन उसे मिशन कंटिन्यू करने को कहती है और शुतरा हाँ बोल देता है। फिर वो अपने ट्रूप्स को आगे लीड करता है घने और हरे जंगल के और अंदर जाने की तरफ। फिर ग्रुप वापस उस अंधेरी मुंह खुले हुए केव एंट्रेंस पर पहुंचता है। यही वो जगह थी जहां उनकी पिछली बड़ी एडवेंचर शुरू हुई थी। शुतरा और उसके ऑक्स का ट्रूप फिर से डार्क केव के अंदर मार्च करता है। उनके भारी कदमों की आवाज ठंडे पत्थरों की दीवार से टकराकर गूंज उठती है। फिर उन्हें डॉर्फ्स की पुराने लिविंग क्वार्टर्स मिलते हैं जो बिल्कुल खाली पड़े होते हैं, कोई ट्रेजर्स नहीं। कैरेक सोचता है कि डॉर्फ्स अपनी सारी वैल्यूएबल चीजें ऐसे कैसे छोड़ जा सकते हैं। शुतरा पूछता है जो वेपन्स मिले थे उनके बारे में और कैरेक गैस करता है कि वो ज्यादा वैल्यूएबल्स नहीं होंगे। डॉर्फ्स के लिए वो वेपन शायद रोज के कॉमन टूल्स होंगे। फिर ग्रुप और गहरे अंधेरे में आगे बढ़ता है, एक और रास्ता रोशन करता हुआ। सब तैयार थे जो भी यहाँ मिले उसका सामना करने के लिए। अचानक कैरेक रुक जाता है और प्रिंस को वार्न करता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। शुतरा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नॉड करता है और बोलता है कि उसे भी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर शुतरा अपनी मैप चेक करता है जिसमें एनिमीज का एक बड़ा ग्रुप अप्रोच करता हुआ दिख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग बड़ी फाइट के लिए आ रहे हैं। वो जल्दी से अपना इन्वेंटरी खोलता है जिसमें एक ही यूजफुल पोशन होता है। एक लिक्विड की बोतल बिल्कुल पहले एम्प्टी स्लॉट में रखी होती है। ये एक फ्लैश पोशन होता है जो उसने समझदारी से हॉट से उठा लिया था। उसने वो इसी सिचुएशन के लिए बचा के रखा था। वो कैरेक को बोलता है कि उसके सिग्नल पर सब अपनी आंखें बंद कर ले। कैरेक थोड़ा कंफ्यूज होता है पर अपने प्रिंस के अजीब और अर्जेंट ऑर्डर पर भरोसा करता है। वो डार्क टनल की तरफ देखते हैं जैसी अजीब क्लिकिंग साउंड तेज होती जाती है। हर सेकंड के साथ वो मिस्टीरियस आवाजें और पास आ रही होती है। अंधेरे से लाल चमकती आंखों के डजन्स झुंड के झुंड उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये डरावना सीन अचानक गहरी केव के शैडोज के सामने आता है। वो क्रिएचर जायंट स्टोन स्पाइडर्स होते हैं जिनके पास डेंजरस पैरालाइजिंग पॉइजन होता है।
शुत्रा को गेम से याद आता है कि ये हमेशा बड़े पैक्स में ही अर्न करते हैं। फिर शुत्रा पूरी ताकत से चिल्लाता है सबको अपनी आंखें बंद करने के लिए। वो अपने सारे सोल्जर्स को एक लाउड और अर्जेंट कमांड देता है। फिर वो चमकती हुई पोशन बोतल को स्पाइडर स्वाम्प के बीच में उछाल देता है। बिना एक पल सोचे वो बोतल सीधा दुश्मन की तरफ फेंक देता है। पोशन टूट जाता है और एक जबरदस्त आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी फूट पड़ती है और अंधेरी केव अचानक बिल्कुल दिन के बीच जैसी रोशन हो जाती है। स्पाइडर्स दर्द से चीखते हैं, रोशनी से बिल्कुल स्टंट और डिसओरिएंटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी गहरी अंधेरी केव्स में ही बिताई होती है। शुत्रा एक्सप्लेन करता है रोशनी में स्पाइडर्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और अटैक का ऑर्डर देता है। वो अपने एक्सपर्ट गेम नॉलेज का यूज करके अपने लॉयल सोल्जर्स को गाइड करता है। फिर सारे ऑर्क वॉरियर्स चार्ज करते हैं, हेल्पलेस और अंधे मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ने के लिए रेडी। वो अपने वेपन्स ऊपर उठाते हैं और एक जबरदस्त ग्रुप रोर निकालते हैं। ऑर्क्स आसानी से पैनिक में आए सोल्जर्स को काट गिराते हैं जो फाइट भी नहीं कर पाते। ये वन साइडेड बैटल पूरी तरह से उनकी कंप्लीट विक्ट्री होती है। शुत्रा अपना परफेक्ट प्लान काम करता हुआ देख उसकी ऑरा हल्की सी चमक रही होती है। वो थोड़ा पीछे खड़ा रहकर शांत तरीके से पूरा बैटलफील्ड कवर करता है। वो फिर से अपना मिनी मैप चेक करता है, याद करते हुए कि स्पाइडर्स हमेशा ग्रुप में होते हैं। उसे पता था कि उनका अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है और जहाँ ग्रुप होता है वहाँ हमेशा एक और बड़ा लीडर होता है। उसके मैप पर ग्रुप के सेंटर में एक बड़ा लाल डॉट दिखा रहा होता है। वो कैरेक को बोलता है कि उसके साथ चले ताकि दोनों मिलकर बॉस को हरा सके। कैरेक तुरंत ही एग्री करता है, नेक्स्ट फेज के लिए रेडी। वो बाकी बचे स्पाइडर से लड़ते हुए लीडर की तरफ बढ़ते हैं। वो केओस के बीच तेज चल रहे होते हैं, पूरा फोकस अपने पावरफुल टारगेट्स पर। आखिरकार वो बॉस के सामने खड़े होते हैं, कोलोसल स्टोन स्पाइडर जिसका मुंह बहुत ही डरावना होता है। वो जाइंट मॉन्स्टर एक छोटे घर जितना बड़ा होता है और उसकी कई आंखें होती है। बिना डरे कैरेक जंप करता है और अपनी कुल्हाड़ी सीधा मॉन्स्टर के सर पर मारता है। वो पूरी ताकत से अटैक करता है पर उसकी कुल्हाड़ी क्रिएचर के रॉक हार्ड एक्सोस्केलेटन से टकराकर बाउंस हो जाती है। कैरेक गुस्से में चिल्लाता है कि मॉन्स्टर का आउटर लेयर बहुत ही ज्यादा हार्ड है। शुत्रा को याद आता है कि नॉर्मल फिजिकल अटैक्स इस बॉस पर काम नहीं करते। उसे ओरिजिनल गेम का ये इंपॉर्टेंट डिटेल याद आता है जो वो भूल गया था। उसे याद आता है कि मॉन्स्टर की सिर्फ एक वीकनेस है, वो है फायर, पर उसके पास फायर यूज करने का कोई तरीका नहीं होता। फिर जाइंट स्पाइडर एक गहरी और खौफनाक ग्राउल निकालता है। वो मैसिव स्पाइडर कैरेक के ऊपर छा जाता है, उसे गिरा देने के लिए तैयार। शुत्रा बेचैन होकर नया प्लान सोचने की कोशिश करता है। वो कैरेक को फायर यूज करने के लिए चिल्लाता है पर कैरेक कंफ्यूजन में चिल्लाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि फायर कहाँ से लाए। तब शैडोज से कैथलीन की आवाज आती है जो शुत्रा को अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाने को कहती है। अपनी बहन का ऑर्डर सुनते ही वो बिना सोचे फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है। उस पर भरोसा करते हुए अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है जो गोल्डन मैजिकल फ्लेम्स में फूट पड़ती है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है इस अचानक और पावरफुल आग को देखकर। वो हकला कर बोलता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि अब वो मैजिक यूज कर सकता है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किसी भी तरह की मैजिक यूज नहीं कर पाया था। कैथलीन सामने आती है, उसके हाथ चमक रहे होते हैं। उसने दूर से ही उसकी स्वॉर्ड एन्चेंट की होती है। वो अपने छोटे भाई से पूछती कि क्या इतनी मैजिकल पावर काफी है। फिर जाइंट स्पाइडर झपटता है अपना मैसिव क्लॉ नीचे गिराकर कुचलने के लिए। मॉन्स्टर एक ही पावरफुल ब्लो में फाइट खत्म करना चाहता था। अपनी नई फ्लेमिंग स्वॉर्ड के साथ शुत्रा मॉन्स्टर के अटैक का सीधा सामना करता है। वो पूरी हिम्मत के साथ अपनी एन्चेंटेड ब्लेड स्विंग करता है। बर्निंग ब्लेड स्किल आग की लहर स्पाइडर पर छोड़ देती है और एक जबरदस्त अटैक मॉन्स्टर के रॉक हार्ड एक्सोस्केलेटन को पूरी तरह से आग में लपेट लेता है। शुत्रा स्मूथली लैंड करता है जब फ्लेम्स पूरी डार्क केव को रोशन कर देती है। उसकी नई आग वाली स्वॉर्ड एकदम जबरदस्त और पावरफुल मैजिकल वेपन लग रही थी। जैसे ही मॉन्स्टर जलता है, एक गोल्डन लाइट शुत्रा को कवर कर लेती है और वो लेवल अप हो जाता है। एक साथ दो नोटिफिकेशंस अपीयर होते हैं उसकी क्रेजी पावर इंक्रीज अनाउंस करते हुए। वो अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि अब वो लेवल 9 हो चुका है। वो खुशी से चीयर करता है, नए लेवल और एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट्स को लेके फुल एक्साइटेड। कैथलीन पूछती कि क्या वो ठीक है या नहीं और ये अजीब गोल्डन लाइट क्या थी, क्योंकि उसने पहले कभी शुत्रा के साथ ऐसी कुछ नहीं देखा था। अब शुत्रा झूठ बोलता है, कहता है कि ये उसके एंसेस्टर्स का स्पेशल ब्लेसिंग है। उसे पता था कि उसकी गेम जैसी एबिलिटीज को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। कैथलीन पूछती कि उसे स्पाइडर की वीकनेस कैसे पता चली और वो बोलता है कि उसने पढ़ रखा था, पर अंदर ही अंदर वो अपनी हैवी गेम नॉलेज पे डिपेंड कर रहा था जीतने के लिए। तभी कैरेक प्रिंस को आवाज देता है, बोलता है कि उधर देखो। उसे केव के एंड में कुछ काफी इंटरेस्टिंग मिला था। नेस्ट के बिल्कुल पीछे उन्हें एक ह्यूज एंशिएंट डोर मिला है। वो डोर रॉक वॉल के अंदर डीपली सेट था, जैसे खुलने का वेट कर रहा हो। ग्रुप डोर्स के थ्रू एक बड़ी सी टॉर्चलिट चेंबर में एंटर करता है। सब लोग नई मिस्टीरियस रूम को कॉशियसली और क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। रूम के सेंटर में शुत्रा रुक जाता है, आंखें पूरी तरह से खुली हुई। उसने तुरंत ही फ्लोर पर बने उस स्ट्रेंज और फेमिलियर पैटर्न को पहचान लिया।
वो ग्लोइंग ब्लू सर्कुलर पैटर्न को टाउन पोर्टल के रूप में पहचान लेता है। ये एक एंशिएंट और बहुत ही रेयर डॉर्वन मैजिकल टेक्नोलॉजी थी। कैरेक पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये क्या है और शूत्रा अंदाजा लगाता है। वो मानता है कि वो 100% श्योर नहीं है पर उसके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया है। वो समझाता है कि फ्लोर की इंट्रिकेट पैटर्न क्लासिक डॉर्वन स्टाइल के है। ये डिजाइन उसे अपने गेम के टाइम से काफी फेमिलियर लग रही थी। उसे याद आता है कि जब वो ह्यूमन हीरो के रूप में खेलता था तब ऐसे ही रेयर पोर्टल्स देखे थे, लेकिन डीमन प्रिंस जाइफर के रूप में उसने कभी एक भी ऐसा नहीं देखा। वो सोचता है कि माना इंजेक्ट करने से ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपने हाथ उस पर रखता है। वो सेंट्रल पिलर की तरफ चलता है और एक ग्लोइंग मैजिकल ऑर्ब को टच करता है। वो अपनी बहन को बताता है कि शायद ये एक पोर्टल है और वो सामने आ जाती है। कैथलीन शैडो से बाहर आती है, उसकी इस इंटरेस्टिंग डिस्कवरी से सरप्राइज्ड। सिएरा भी एग्री करती है कि डिजाइन देखकर प्रिंस शायद सही कह रहा है। कैथलीन पूछती कि क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ये कहां से कनेक्ट होता है। तभी कैरेक को पास वाली वॉल पर एक स्टोन प्लेक दिखता है जिसमें लेटर्स कार्व्ड होते हैं। वो तुरंत ही प्रिंस को बुलाता है, अपनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ। वो प्लेक एंशिएंट डार्वन कैरेक्टर से भरा होता है, डीमन स्क्रिप्ट से नहीं। वो एलिगेंट राइटिंग वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल ही अनरीडेबल थी। कैथलीन कैरेक से पूछती कि क्या वो पढ़ सकता है, पर वो उसे स्कॉफ कर देता है। वो बोलता है कि उसे डॉर्वन पढ़ना सीखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। कैथलीन अपनी सबऑर्डिनेट सियारा की तरफ देखती है, पर वो भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाती। वो सिर हिला के माफी मांगती है एंशिएंट लैंग्वेज ना जानने के लिए। लेकिन तभी अचानक एक आवाज टेक्स्ट पढ़ती है, जीशु का माउंटेन पोर्टल नंबर 2। कैथलीन और सियरा शॉक में मुड़कर देखती है, सोचते हुए ये कौन बोला। एक मिस्टीरियस वॉइस एंशिएंट प्लेक को रेड करती है, पोर्टल का फाइनल डेस्टिनेशन बताते हुए। पूरा ग्रुप स्टन हो जाता है, सोचता हुआ कौन ये सीक्रेट स्कॉलर है। शूत्रा को झटके में रियलाइज होता है कि आवाज उसकी अपनी थी। वो सोचता है कि अचानक वो एंशिएंट डॉर्वन में फ्लुएंट कैसे हो गया। तभी एक सडन इंसाइट कंफर्म करता है कि उसने लैंग्वेज सीख ली है। वो सोचने लगता है क्या उसकी अजीब लर्निंग एबिलिटी सिर्फ फाइटिंग तक लिमिटेड नहीं है। कैरेक पूरी ऑफ के साथ पूछता है कि क्या प्रिंस सच में साइन पढ़ सकता है। शूत्रा कामली बोलता है कि हाँ, शायद वो पढ़ सकता है। कैथलीन और सियरा उसकी नई टैलेंट से शॉक और थोड़े से सस्पिशियस हो जाते हैं। उसकी बहन डिमांड करती कि वो बाकी टेक्स्ट भी ट्रांसलेट करके दिखाए। फिर शूत्रा कामली प्लेक की नेक्स्ट लाइन पढ़ लेता है। वो समझाता है कि पोर्टल चलाने के लिए माना इंजेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो स्मार्टली अपनी बहन को कहता है कि ये काम वो करे। कैथलीन एनोयर होकर पूछती कि वो खुद क्यों नहीं कर रहा। शूत्रा ऑकवर्ड फेस बनाकर मानता है कि वो अभी भी माना में बेकार है। ये सुनते ही उसकी बहन साई करती है, मान जाती है और एग्री करती है। फिर कैथलीन सेंट्रल पिलर पर अपना हाथ रखती है जो ब्रिलियंट ब्लू लाइट में फट पड़ता है और एंशिएंट डार्वन रूम मैजिकल एनर्जी से भर जाता है। लाइट इकट्ठा होकर एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग ऑर्ब बना लेती है जो पावर के साथ पल्स करता है। वो एंशिएंट टेक्नोलॉजी फाइनली अपनी लंबी नींद से जाग रही थी। फिर वो ऑर्ब एक मैसिव होलोग्राफिक माउंटेन रेंज मैप प्रोजेक्ट करता है। कैथलीन सोचती कि क्या ये जीशु का माउंटेन रेंज है। शूत्रा ग्लोइंग मैप पर उनकी लोकेशन और पोर्टल को पॉइंट आउट करता है। फिर कैथलीन रियलाइज करती है कि दूसरी साइड पर और भी डॉर्वन टनल्स होंगे। कैरेक समझ जाता है कि ये उनके खतरनाक दुश्मनों के खिलाफ एक मैसिव एडवांटेज होगा। शूत्रा भी कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है कि इससे वो परफेक्ट सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकते हैं। फिर कैथलीन डिसाइड करती है कि उन्हें कैंप वापस जाकर क्रिस के साथ प्लान डिस्कस करना चाहिए। शूत्रा भी बिना डिले के सेंसिबल डिसीजन से एग्री कर लेता है। कैंप में वापस आते ही सीक्रेट पोर्टल की खबर सुन के सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी आर्मी के लिए एक मैसिव स्ट्रेटेजिक डिस्कवरी थी। क्रिस खुशी से पागल होता है, शूत्रा को जोर से हक करता है और पीठ थपथपाता है। वो डिक्लेयर करता है कि उसका छोटा भाई एक अमेजिंग ब्लेसिंग है। फिर वो शूत्रा को बोलता है कि इस डिस्कवरी के लिए वो जो रिवॉर्ड चाहे मांग सकता है और वो प्रॉमिस करता है कि जो भी उसका छोटा भाई मांगेगा वो जरूर देगा। शूत्रा पोलाइटली मना करने की कोशिश करता है पर क्रिस जिद पकड़ लेता है। उसे लगता है कि लीडर होने के नाते इतने बड़े काम को रिवॉर्ड देना जरूरी है। वो ये भी ऐड करता है कि अगर शूत्रा मना कर देगा तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। ये सुन के शूत्रा थोड़ी देर रुकता है और समझ जाता है कि ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर वो पूछता है कि क्या वो थोड़ी सी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कर सकता है, पर ये सुनते ही उसका बड़ा भाई और भी क्यूरियस हो जाता है। फिर शूत्रा गहरी सांस लेता है और अपनी बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट रख देता है। वो अपने भाई से कहता है कि वो उसे बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट सीखा है। ये सुनते ही क्रिस का चीयरफुल एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो जाता है और उसकी जगह प्योर शॉक का लुक आ जाता है और रूम में एक हैवी, अनकंफर्टेबल और बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। शूत्रा अपना रीजन एक्सप्लेन करता है, कहता है कि वो अभी भी वेपन्स ठीक से यूज नहीं कर सकता। वो बोलता है कि टेक्निक सीखना उसके लिए बिल्कुल अलग बात है। वो क्लियरली दिखाता है कि उसे पता है कि वो क्या मांग रहा है और ये लैंथ्रोप रॉयल फैमिली का लेजेंडरी टॉप टियर मार्शल आर्ट है।
अपने भाई की खामोशी देखकर शुत्रा डिसअपॉइंट होने का नाटक करता है। वो कहता है कि अगर रिक्वेस्ट ज्यादा हो गई तो वो समझ सकता है। उसके लिए बिल्कुल शॉकिंग बात यह होती है कि क्रिस एक्चुअली मान जाता है। शुत्रा इतना सरप्राइज होता है कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती। फिर क्रिस क्लियर करता है कि वो फैमिली के सीक्रेट टेक्निक्स नहीं सिखा सकता क्योंकि वो इंजर्ड और पावरफुल मूव्स बहुत ही सीक्रेट है, शेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन वो शुत्रा को आर्ट का ऑरा वाला पार्ट सिखाने का ऑफर देता है। शुत्रा खुशी से पागल हो जाता है, पूछता है कि क्या वो सच बोल रहा है। क्रिस मुस्कुराकर पूछता है कि क्या ये रिवॉर्ड काफी है, पर शुत्रा थोड़ी देर चुप रहता है अपनी क्रेजी लक और विक्ट्री प्रोसेस करते हुए। उसकी खामोशी देखकर सिबलिंग को लगता है कि शायद वो डिसअपॉइंटेड है। फिर शुत्रा तुरंत ही बड़ी सी ग्रीन के साथ एश्योर करता है कि ये गिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट है। फिर क्रिस उसका नाम बहुत ही सीरियस और हार्टफेल्ट टोन में लेता है और रूम का मूड तुरंत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो पूछता है कि क्या अब वो शुत्रा को अपना ट्रू ब्रदर मान सकता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं बल्कि फैमिली का ऑफर था। शुत्रा इन वर्ड्स के वेट से सरप्राइज हो जाता है। उसे पता था कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। क्रिस की नजर इंटेंस और सिंसियर थी, क्लियरली दिखाता हुआ कि ब्रदर शब्द उसकी और उसकी फैमिली के लिए क्या मायने रखता है। शुत्रा मुस्कुराकर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ट्रू ब्रदर बनने के लिए रेडी। उसे पता था कि ये पावरफुल न्यू बॉन्ड फ्यूचर में उसकी सर्वाइवल के लिए मदद करेगा। फिर वो अपने भाई का हाथ फर्मली शेक करता है, उसकी नई और स्ट्रॉन्ग अलायंस को सील करते हुए। कैथलीन भी इस इंपॉर्टेंट मूवमेंट को एक वार्म अप्रूविंग स्माइल के साथ देखती है। क्रिस और कैथलीन दोनों आउटकम से काफी खुश दिख रहे थे क्योंकि ये क्लियरली उनके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव से काफी ज्यादा था। फिर शुत्रा अपने दोनों पावरफुल नए अलाइज को डिटर्मिनेशन के साथ देखता है और वो डिक्लेयर करता है कि आज से वो सब मिलकर काम करेंगे। जैसे उसने ये कहा, एक सिस्टम विंडो उनकी आंखों के सामने अपीयर हो जाती है। लगता है उसकी डिक्लेरेशन ने उनकी अलायंस को ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया है। मैसेज भी कंफर्म करता है कि उसके सिबलिंग्स के साथ अलायंस एस्टेब्लिश हो चुकी है, पर अभी के लिए ये सिर्फ नॉर्मल लेवल अलायंस थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एनिमी के मेन कैंप्स में। स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का सेटलमेंट टेंट्स और वॉच टावर का एक फॉर्मिडेबल कलेक्शन था। लार्ज कैंप के अंदर टफ लुकिंग रेड स्किन ऑक्स अपना काम कर रहे थे और वहां का एटमॉस्फेयर काफी टेंस और मिलिट्री डिसिप्लिन से भरा हुआ था। एक और क्रूअल स्माइल के साथ कहता है कि उनका गेस्ट बिना किसी स्पेसिफिक और स्नीकी पर्पस के यहाँ नहीं आया होगा। एक डार्क टेंट के अंदर एक कैप्टिव ग्लोइंग मैजिक सर्कल के बीच घुटनों पर बैठा होता है। ऑर्क लीडर मजाक उड़ाते हुए प्रिजनर को हमारी प्रिंसेस बोलता है। फिर वो कैप्टिव रिवील होती है सिक्स्थ प्रिंसेस फेलिशिया डूमब्लेड और वो ग्लोइंग मैजिकल चेन से बंधी होती है स्ट्रेंज रिचुअल सर्कल के अंदर। इसी बीच शुत्रा अपने टेंट में अपना स्टेटस विंडो रिव्यू करता है। वो नोटिस करता है कि उसके सारे स्टैट्स इक्वल हैं, बस करिश्मा अलग है। उसे रियलाइज होता है कि करिश्मा स्टैट बाकी सबके मुकाबले धीरे ग्रो हो रहा है और ये अजीब डिटेल उसके लिए एक पजल बन जाती है। वो सोचता है कि सिर्फ ये स्टैट ही अलग क्यों है। फिर उसे याद आता है कि गेम में कैरेक्टर का अपीयरेंस और करिश्मा अलग चीजें होती है। अपीयरेंस सिर्फ अच्छा दिखने से रिलेटेड होता था, जबकि करिश्मा का मतलब होता है लाइकेबल और इन्फ्लुएंशियल होना। वो डिसाइड करता है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सोचता है कि शायद ये सिर्फ बैलेंसिंग मैकेनिक है। आखिर वो काफी तेज स्पीड से ग्रो कर रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अभी लेवल 9 पर था। वो लेवल 10 के मेजर माइलस्टोन से बहुत ही करीब था। उसे याद आता है कि गेम में हीरो और विलेंस के यूनिक स्किल्स ऑटोमेटिकली लेवल अप हो जाते थे जैसे ही लेवल 10 हिट होता था। फिर एक कॉन्फिडेंट और स्कीमिंग लुक उसके चेहरे पर आ जाती है जब वो आगे का प्लान बनाता है। पर तभी कैरेक अपना सर टेंट के अंदर डालता है और बोलता है कि टाइम हो गया है। कैरेक रिपोर्ट करता है कि मिशन के लिए सब कुछ रेडी है। शुत्रा शरारती ग्रीन के साथ कंफर्म करता है कि निकलने का वक्त आ गया है। कैरेक नोटिस करता है कि प्रिंस यूजुअली खुश लग रहा है और पूछता है कि क्यों। शुत्रा बस टेंट से बाहर झांकता है और बोलता है कि कुछ खास नहीं है। फिर शुत्रा और कैरेक टेंट से बाहर निकलते हैं, बैटल के लिए एकदम रेडी। उनके लॉयल ऑर्क सोल्जर्स पहले से असेंबल होकर वेट कर रहे होते हैं। वो अपनी डिसिप्लिन्ड ऑर्क वॉरियर्स की आर्मी के सामने खड़ा होता है। सबके सब अपने स्पीयर्स पकड़े हुए होते हैं, अपने यंग प्रिंस के कमांड का इंतजार करते हुए। फिर एक डिटरमिन ग्रीन के साथ शुत्रा अपनी फोर्सेस को कहता है, क्लेवर प्लानिंग का टाइम अब खत्म हो चुका है और अब लड़ने का वक्त आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिशुका माउंटेन्स के तीखे खतरनाक पीक्स पर। यही उनके सीक्रेट और ब्रिलियंट सरप्राइज अटैक का टारगेट लोकेशन था। फिर वो डॉर्वन केव्स के हिडन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। यह सीक्रेट पाथ उन्हें उनके घिनौने दुश्मनों के बिल्कुल पास छुप कर जाने का मौका देता है। टनल के अंदर लैंथ्रोप्स और ऑर्क वॉरियर्स साथ मिलकर लड़ते हैं। वो मिलकर बचे कुचे मॉन्स्टरस स्टोन स्पाइडर्स को क्लियर कर देते हैं। उनका रास्ता फाइनली क्लियर होने के बाद पोर्टल रूम के ग्रैंड डोर दिखने लगते हैं। उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अब बिल्कुल उनकी रीच में था। शुत्रा और उसके सिबलिंग्स कॉन्फिडेंस के साथ मैसिव पोर्टल चेंबर में एंटर करते हैं।
उनका केयरफुली क्राफ्टेड और ब्रिलियंट सरप्राइज अटैक अब ऑफिशियली मोशन में था। दो लैंट्रोप मेजर्स पहले से ही पोर्टल के कंट्रोल एग्जामिन कर रहे होते हैं। क्रिस उनसे पूछता है कि क्या एंशिएंट डिवाइस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक मेज मुस्कुराकर शुत्रा की डिस्कवरी कंफर्म करता है और बोलता है पोर्टल सच में डिस्टेंट जिशुका माउंटेन से कनेक्टेड था। क्रिस पूछता है कि क्या एंशिएंट पोर्टल अभी भी ठीक से काम करता है और मेज कंफर्म करता है कि डॉर्मन टेक्नोलॉजी काफी स्टर्डी और परफेक्टली काम कर रही थी। सब कुछ कंफर्म होते ही क्रिस का एक्सप्रेशन सीरियस और रिजॉल्व हो जाता है। फिर वो एक सिंपल और डिसाइसिव ऑर्डर देता है कि ग्रुप को मूव आउट करना है। दोनों मेजेस ऑर्क पर अपने हाथ रखते हैं और ब्लू एनर्जी भड़क उठती है। वो अपना मैजिक डिवाइस में डालते हैं, उसे एक्टिवेट करते हुए ऑर्ब एक ब्रिलियंट और ब्लाइंडिंग लाइट के साथ पल्स करता है। वो एंशिएंट पोर्टल इमेंस पावर के साथ गुनगुनाता है, गेटवे ओपन करने के लिए रेडी होता है। फिर हवा में ब्लू एनर्जी का एक मैसिव शिमरिंग पोर्टल अपीयर होता है। उसके पार उन्हें अपने डेस्टिनेशन का रॉकी लैंडस्केप दिखाई देता है। शुत्रा और कैरेक प्योर ऑ के साथ मैजिकल गेट को देखते रह जाते हैं। अपनी सारी गेम नॉलेज के बावजूद शुत्रा पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाता है। वो सोचता है कि गेम में मैजिकल गेट देखना एक अलग बात थी, पर रियल में एक देखना बिल्कुल नया और सांस रोक देने वाला एक्सपीरियंस था। फिर कैटलिन नोटिस करती कि वो बस वही खड़ा है और पूछती कि क्या वो किसी चीज का वेट कर रहा है। अपने डे ड्रीम से बाहर आते ही शुत्रा जल्दी से बाकी लोगों को कैचअप करता है। वो स्वर्लिंग एनर्जी पर एक लास्ट अमेज ग्लांस डालकर शुत्रा दौड़कर अपने सिबलिंग्स के साथ हो जाता है। फिर ग्रुप पोर्टल के अंदर से गुजरता है और एक रगड लैंडस्केप में निकल आता है। वो सक्सेसफुली और सीक्रेटली एनिमी टेरिटरीज के डीप अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। वो एक ऊंची क्लिफ पर खड़े होते हैं, नीचे फैला हुआ मैसिव एनिमी एनकैंपमेंट देखते हैं। उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नीचे ही फैला हुआ था। क्रिस एनिमी कैंप को काफी सेटिस्फाइड लुक के साथ सर्वे करता है। उनके ब्रिलियंट सरप्राइज अटैक प्लान का पहला फेज कंप्लीट सक्सेस था। फिर वो अपने वेंटेज पॉइंट से कैंप का साइज केयरफुली एनालाइज करता है। वो एस्टिमेट करता है कि टोटल एनिमी फोर्स लगभग 5000 सोल्जर्स की है। फिर क्रिस अपनी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी के डिटेल्स बनाना शुरू करता है। उनका प्राइमरी टारगेट एनिमी के सप्लाई स्टोरेजेस होंगे ताकि उनकी आर्मी को कमजोर किया जा सके। वह एक्सप्लेन करता है कि जनरल वेंडल फ्रंट से अटैक करेगा। ये डिस्ट्रैक्शन उनकी छोटी टीम को पीछे से स्नीक अटैक करने का मौका देगा। तभी सैरा वरीड लुक के साथ उसे इंटरप्ट करती है। वो पॉइंट आउट करती कि एनिमी कैंप में कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। वो नोटिस करती है कि कैंप लगभग खाली सा लग रहा है, सोल्जर बहुत ही कम है। कैथलीन सोचती कि कहीं बिना उनके ही बैटल शुरू तो नहीं हो गया। अचानक शुत्रा डिस्टेंस में मूवमेंट नोटिस करता है और हल्की बैटल साउंड सुनता है। वो पूछता है कि वहां दूर क्या चल रहा है। लगता है कि फाइटिंग चल रही है। फिर क्रिस अपने छोटे भाई से कहता है कि अपनी ऑरा को आंखों में फोकस करे। ये टेक्निक उसे दूर चल रही फाइट क्लियरली देखने देगी। शुत्रा कंसंट्रेट करता है और उसकी आंखों के आसपास हल्की सी व्हाइट एनर्जी फ्लिकर करती है। वो अपने भाई के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऑरा चैनल करता है। फिर उसकी विजन तुरंत शार्प हो जाती है। दूर का क्योस बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। वो हैरान होकर गास्प करता है कि अब वो फाइट क्लियरली देख सकता है। कैथलीन नोट करती है कि एनिमी लाइटनिंग ट्राइब है, लेकिन जो दूसरे फाइटर्स है वो जनरल वेंडल की आर्मी का हिस्सा बिल्कुल नहीं लगते। शुत्रा अपनी एनालिसिस ऐड करता है। वो ऑब्जर्व करता है कि ये फाइट किसी मेजर बैटल के लिए बहुत ही छोटी है। वो उन मिस्टीरियस वॉरियर्स पर फोकस करता है जो ऑक्स से लड़ रहे होते हैं। फिर उसकी नजर एक फियर्स व्हाइट हेड फीमेल वॉरियर पर पड़ती है जो अपने दुश्मनों को एक के बाद एक काट रही होती है। क्लिफ से नीचे देखते हुए शुत्रा ने उन मिस्टीरियस फाइटर्स को पहचान लिया। उसे देखकर हैरानी हुई कि वो असल में डार्क एल्व्स थे। कैथलीन उसकी तरफ मुड़कर बोली, थोड़ी सरप्राइज कि उसे कैसे पता चला ये कौन लोग हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि उनका छोटा बिल्ड और लिजर्ड माउंट्स बिल्कुल क्लियर गिव अवेज थे। क्रिस अपनी आंखों पर हाथ रखकर और ध्यान से देखते हुए अचानक बोल पड़ता है कि डार्क एल्फ वॉरियर अब रिट्रीट कर रहे हैं। नीचे डार्क एल्फ सच में पैनिक में भागते हुए दिख रहे थे। लग रहा था उनका कमांडर डिफीट हो चुका है और सब इधर उधर बिखर रहे थे। कैरेक ने हैरान होकर पूछा कि अचानक क्या हो गया कि फाइट इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई। शुत्रा चुप रहा, इस डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करता हुआ। फिर शुत्रा के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। डार्क एल्फ्स का अचानक आना उसे ओरिजिनल गेम स्टोरी में याद ही नहीं था। वापस मेन कैंप में तुरंत एक्शन का टाइम खत्म हो चुका था। अब उन्हें इस अजीब सिचुएशन के बारे में प्रॉपर आंसर चाहिए थे। एक कमांड टेंट के अंदर सिबलिंग्स एक कम्युनिकेशन डिवाइस के सामने खड़े थे। जनरल वेंडल का होलोग्राफिक इमेज अपीयर हुआ, काफी फॉर्मिडेबल लग रहा था। वेंडल ने पोर्टल की डिस्कवरी के लिए उनकी तारीफ की। फिर उसने पूछा कि उन्हें सीक्रेट पैसेज के बारे में कैसे पता चला। क्रिस ने गर्व से सारा क्रेडिट शुत्रा को दे दिया। फ्लस्टर्ड सा शुत्रा बात को हल्का बनाने की कोशिश करता है, बोलता है कि बस किस्मत अच्छी थी उसकी। शुत्रा जनरल को देखकर खुश होता है, अपने फ्यूचर के इंपॉर्टेंट अलाई को दोबारा देखकर। वेंडल ने उसकी डिस्कवरी के लिए उसे एक बड़ा रिवॉर्ड देने का वादा किया।
क्रिस ने तुरंत वही स्ट्रेंज क्रीमिश सी रिपोर्ट दी जो उन्होंने देखी थी। उसने जनरल से पूछा कि वहाँ असल में चल क्या रहा है। जनरल वेंडल ने कंफर्म किया कि फाइटर्स डार्क एल्व्स ही थे। क्रिस और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता और पूछता कि वो लाइटनिंग ट्राइब से क्यों लड़ रहे थे। उसने पूछा कि क्या वो कैसल से भेजे गए ऑफिशियल रीएनफोर्समेंट थे। वेंडल ने एक्सप्लेन किया कि उनकी स्काउटिंग मिशन शायद बुरी तरह फेल हो गई थी। उसने बताया कि अब वो एक काफी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। उसने शॉकिंग न्यूज दी कि डार्क एल्व्स का लीडर कैप्चर हो चुका है। फिर क्रिस को समझ आ गया कि इस वजह से ही उनका अटैक इतना रेकलेस और डेस्परेट था। अब अलार्म्ड हो चुका शूद्रा तुरंत सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। उसे कैप्चर डार्क एल्फ कमांडर की आइडेंटिटी जाननी थी। जनरल वेंडल एक पल के लिए रुकता है, उसकी नजर सीरियस हो जाती है। फिर वो बताता है कि कैप्चर कमांडर कोई ऐसा है जिसे वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो आइडेंटिटी रिवील करता है, 6 प्रिंसेस फेलिशिया डूमब्लेड। वो एक फियर्स डार्क एल्फ थी, लंबे सफेद बालों के साथ। बिल्कुल क्लियर करते हुए वेंडल बताता है कि जो प्रिजनर है वो उनकी ही बहन है। क्रिस और कैथलीन बिल्कुल जम जाते हैं डिसबिलीफ और हॉरर में। शूद्रा को याद आता है कि गेम में प्रिंसेस फेलिशिया हमेशा से ही एनिमी होती है। उसका यहाँ अचानक आना स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। शूद्रा सोचता है कि वो अभी यहाँ क्यों आई होगी। उसे शक होता है कि शायद वो विक्ट्री का क्रेडिट चुराने आई थी। गुस्से में भरे क्रिस ने पूछा कि क्या एनिमीज को पता है कि उन्होंने रॉयल फैमिली की प्रिंसेस को कैप्चर किया है। वेंडल ने माना कि शायद एनिमीज को अभी तक कोई आइडिया नहीं है, पर वो कंफर्म नहीं कर पाए थे कि एनिमीज उसकी असली पहचान जानता है या नहीं। क्रिस ने फिर पूछा कि जनरल का आगे का प्लान क्या है। वेंडल ने बताया कि उसका प्लान सिंपल था, अगर मौका मिला तो उसे बचाएंगे, पर उसने क्लियर कर दिया कि वो उसकी बहन की रिलीज के लिए भीख नहीं मांगेगा। क्रिस ने हाँ में सिर हिलाया, उसका एक्सप्रेशन भी सख्त हो गया। वेंडल ने ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का वादा किया और कॉल कट कर दिया। क्रिस ने बस प्लान एक्नॉलेज किया और डिवाइस से मुंह मोड़ लिया। होलोग्राफिक इमेज गायब हो गई और तीनों सिबलिंग्स अकेले रह गए। उन्हें अपनी बहन के बारे में मिली इस भयानक और अनएक्सपेक्टेड न्यूज को डाइजेस्ट करना था। फिर क्रिस ने कड़वी सार्कास्टिक हंसी छोड़ी। उसने कमेंट किया कि उसकी सपोजिटली ब्रिलियंट बड़ी बहन इतनी आसानी से पकड़ी कैसे गई। कैथलीन ने आर्ग्यू किया कि उन्हें उसे बचाना ही होगा क्योंकि वो फैमिली है, पर क्रिस ने वार्निंग दी कि रेस्क्यू मिशन बिल्कुल आसान नहीं होगा। उसने समझाया कि ऐसा अटेम्प्ट उनके सोल्जर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। ये सुनते ही कैथलीन का चेहरा हॉरर से भर गया इस इम्पॉसिबल चॉइस को सोचकर। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, आवाज इमोशन से भरी हुई। वो जिद करती है चाहे जो हो जाए उन्हें फेलिशिया को बचाना ही पड़ेगा। शूद्रा अपने सिबलिंग्स के बीच चल रही इंटेंस बहस को चुपचाप देखता रहता है। वो उन दोनों के बिल्कुल अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता था। बाद में ग्रुप के सब लीडर्स मेन कमांड टेंट में इकट्ठा होते हैं। एटमॉस्फेयर काफी टेंस होता है जब प्लानिंग शुरू होती है। क्रिस एक बड़े टेबल के सिराने खड़ा होता है जिसमें मैप पड़ा होता है। वो अपने ऑफिसर्स को अनाउंस करता है कि नया बैटल प्लान सिंपल है। जनरल वेंडल फ्रंट से अटैक करेगा, इससे एनिमी का मेन कैंप पीछे से बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएगा। फिर वो खुद chaos फैलाने के लिए चार्ज लीड करेंगे। फिर वो कैथलीन और शूद्रा को एक स्पेशल अलग मिशन असाइन करता है। शूद्रा पूछता है कि क्या उनका मिशन फेलिशिया को रेस्क्यू करना है। क्रिस तुरंत हाँ बोलता है, लेकिन कहता है कि पहले एनिमीज के सप्लाईज जलाए जाएंगे। पर वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है, अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाए तो उन्हें तुरंत ही रिट्रीट करना होगा। वो फेलिशिया के लिए अपने सोल्जर्स की जान रिस्क में नहीं डालेगा। कैथलीन अपने भाई के ठंडे और सख्त ऑर्डर पर गुस्से से फट पड़ती है। क्रिस ने उसे तुरंत बीच में रोक दिया, याद दिलाते हुए कि यहाँ कमांडर वो है। कैथलीन चीखी की फेलिशिया फैमिली है, लेकिन क्रिस ने आर्ग्यू किया कि उसकी लापरवाही सबकी जान खतरे में डाल सकती है। शूद्रा बस चुपचाप ये फैमिली ड्रामा अनफोल्ड होते हुए देख रहा था। बिल्कुल कंफ्यूज होकर उसे समझ आ गया कि क्रिस की हिचकिच सिर्फ स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं थी। उसने सोचा शायद पास्ट में क्रिस और फेलिशिया के बीच में कुछ बुरा हुआ होगा, पर अब बहस का टाइम खत्म हो चुका था। बैटलफील्ड पर जनरल वेंडल ने गरजते हुए अपने वॉरियर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। जनरल वेंडल की मैसिव ऑर्क्स और लैंट्रोप्स की आर्मी एक साथ सर्च करके आगे बढ़ी। सब अपने भयानक दुश्मन को पूरी तरह मिटा देने के इरादे से चिल्लाने लगे। ऊपर एक ऊंची क्लिफ पर क्रिस और उसके सोल्जर्स ने बैटल शुरू होते हुए देखा। वो शांति से अपने परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रहे थे जब फाइनली स्ट्राइक करना था। क्रिस ने नीचे दुश्मन के कैंप को घूर के देखा। उसकी आंखें पूरे लेआउट को स्कैन कर रही थी, आने वाले chaos का अंदाजा लगाते हुए। नीचे कैंप में एनिमी सेंट्रीज बिल्कुल अनजान थे। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि माउंटेन्स में एक दूसरी आर्मी छुपी हुई थी। अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन ने एनिमी कैंप के फ्रंट को हिला दिया। जनरल वेंडल का डिवास्टेटिंग और पावरफुल सरप्राइज असॉल्ट फाइनली शुरू हो चुका था। एक बड़े ब्लास्ट की फोर्स से एनिमी और हवा में उड़ गए। उनकी बॉडीज आग और धुएं के बीच में बिल्कुल डॉल्स की तरह उछल रहे थे।
फिर जनरल वैंडल खुद एनिमी लाइंस के बीच में घुस गया। उसका मैसिव एक्स आसानी से डिफेंडर्स के बीच रास्ता काट रहा था। उसकी आंखें शुद्ध गुस्से में लाल चमक रही थी जब उसने गरज कर चिल्लाया। उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि एक भी जिंदा ना छोड़े। बैटलफील्ड के दूसरी साइड शुत्रा और कैरेक ये सब देख रहे थे। कैरेक बेचैन होने लगा, लेकिन शुत्रा ने शांत रहकर बोला कि सिग्नल का वेट करो। बैटल एक ब्रूटल और क्योटिक मिली में बदल चुकी थी। जनरल वैंडल की फोर्स लोहे की तूफान की तरह एनिमी से टकरा रही थी। जनरल खुद भी डिस्ट्रक्शन की एक अनस्टॉपेबल फोर्स था। वो पर्सनली भड़का हुआ और हैरान एनिमी सोल्जर्स की लाइंस चीर रहा था। तब फाइनली सिग्नल आया। एक तेज रोशनी बैटलफील्ड के ऊपर फ्लैश हुई जो फेंट रिट्रीट शुरू होने का इशारा थी। क्रिस ने अपनी ऊंची जगह से वो सिग्नल देख लिया। रिट्रीट बिल्कुल परफेक्टली काम कर गया था और एनिमीज का रियर अब पूरी तरह से एक्सपोज था। फिर क्रिस ने अपनी अलाइड सोल्जर्स की वेटिंग आर्मी की तरफ देखा। फाइनली वक्त आ चुका था और उसने सबको रेडी होने का ऑर्डर दिया। शुत्रा और कैटलिन तैयार खड़े थे। उनके चेहरों पर सख्त डिटर्मिनेशन था। क्रिस ने मिशन का अपना हिस्सा शुरू करने का फाइनल ऑर्डर दिया। फिर एक जबरदस्त वॉर क्राई के साथ क्रिस माउंटेन से नीचे चार्ज करता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आर्मी उसके पीछे पीछे टूट पड़ी, अनसस्पेक्टिंग एनिमी एनकैंपमेंट पर गिरते हुए। कैंप के रियर के एनिमी गार्ड्स ने चार्ज की आवाज सुनी। वो पूरे शॉक और टेरर में ऊपर देखने लगे जब सरप्राइज अटैक हुआ। क्रिस की फोर्सेस फेरोशियस लैंड ट्रूप्स के लीड में तैयार न होने वाले दुश्मनों पर टूट पड़ी। बैटल का सेकेंड फेज ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ शुरू हो चुका था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कैटलिन ने चिल्लाते हुए शुत्रा को केयरफुल रहने का कहा। शुत्रा ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, उसे भी संभालने को बोलते हुए, और दोनों अलग डायरेक्शन में निकल गए। शुत्रा ने तुरंत ही अपना होलोग्राफिक मैप कंसल्ट किया। उसका गेम नॉलेज पूरे एनिमी कैंप और उसकी बिल्डिंग्स के परफेक्ट लेआउट दे रहा था। वो अपने ऑर्क वॉरियर के साथ चलते हुए एनकैंपमेंट के बीच से चार्ज करता हुआ आगे बढ़ा। फिर उसने उन्हें सीधा एनिमी के मेन फूड स्टोरेज की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। कैरेक जो चार्ज लीड कर रहा था, गरज के चिल्लाए कि जितना भी घटिया दुश्मन मिले सबको मार दो, और वो बिना डरे एनिमी लाइंस में घुस गए और उसके एक्स ने एक लाल चमड़ी वाला ऑर्क को एक ही ब्रूटल और पावरफुल स्ट्राइक में चीर दिया। दूसरा एनिमी ऑर्क जोरदार ब्लो से लड़खड़ाते हुए दर्द में चिल्लाया। उसने पावरफुल वॉरियर पर एक बड़ा और डेस्परेट पंच मारा, पर पंच लगने से पहले ही हवा में एक डैगर उड़ा और वो सीधा ऑर्क के सिर पर लगा और वो तुरंत गिर गया। फिर एक नोटिफिकेशन आया कंफर्मिंग कि शुत्रा ने एक नया स्किल एक्वायर कर लिया है। सिर्फ एनिमीज को देखकर ही उसने डैगर थ्रो करना सीख लिया था। फिर उसने अपने आप को एक छोटी सी कॉन्फिडेंस मर्क दी। एक और काफी यूजफुल और प्रैक्टिकल स्किल उसकी ग्रोइंग एबिलिटीज की लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। कैरेक ने अपने प्रिंस को हैरानी से देखा और पूछा कि ये स्किल उसने कब सीखी। शुत्रा ने बात को हल्का सा टाल दिया, बोलते हुए कि इसमें कुछ खास नहीं है। फिर वो एनिमी के फूड स्टोरेज बिल्डिंग के पास पहुंच गए। कैरेक ने पूछा कि क्या प्लान बस पूरी जगह को आग लगा देना है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाले थे, शुत्रा का दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। उसे अचानक याद आया कि फेलिशिया शायद अंदर हो सकती है। फिर उसने तुरंत अपने लोगों को रोकने का अर्जेंट ऑर्डर दिया और उसने डिक्लेयर किया कि बिल्डिंग जलाने से पहले फेलिशिया को ढूंढना होगा। फिर शुत्रा ने अपना स्टेटस स्क्रीन समन किया जो मिनी मैप की तरफ भी काम करता था। उसे पता था फेलिशिया को ढूंढने का यही एक तरीका है। उसने सोचा कि फेलिशिया एक न्यूट्रल कैरेक्टर होनी चाहिए। इसका मतलब था कि उसकी लोकेशन स्पेशल मैप पर विजिबल होगी। फिर शुत्रा ने मैप पर एक यूनिक मार्कर देखा और उसकी तरफ पॉइंट किया। उसने कैरेक को फॉलो करने के लिए चिल्लाया और उसका लॉयल गार्ड बिना एक पल गवाए उसके पीछे चल पड़ा। फिर वो लोग एक हेवीली गार्डेड टेंट के पास पहुंचे और टेंट का फ्लैप साइड में ढकेल दिया। उसे पूरा यकीन था कि यही सही जगह होनी चाहिए। वो अंदर कदम रखता है, लेकिन टेंट बिल्कुल खाली था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, सोचते हुए कि वो कहाँ हो सकती है। तभी एक आवाज ने उसका नाम पुकारा। शुत्रा पूरी तरह से घबराकर पलट गया। फिर उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस फेलिशिया बिल्कुल उसके सामने टेंट के बीच खड़ी नहीं, घुटनों के बल बैठी हुई थी। फेलिशिया चमकती हुई लाल मैजिक चेन से बंधी हुई थी। वो कैदी थी लेकिन जिंदा थी और होश में थी टेंट के अंदर ही। फेलिशिया ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और सरप्राइज का मिक्स था। फिर उसने पूछा, शुत्रा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुत्रा जल्दी से उसके पीछे घुटनों पर बैठा और बोला, हिलो मत, और वो उसके ऊपर बंधी हुई मैजिकल चेन्स को तोड़ने लगा। उसने बताया कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है और उन्हें तुरंत निकलना होगा यहाँ से। उसके दिमाग में ये भी था कि उसे रेस्क्यू करना आगे जाकर यूजफुल हो सकता है उसके लिए। फेलिशिया चुपचाप उसे देखती रही जब वो चेन्स पर काम कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, पूरे टाइम एक शब्द भी नहीं बोली। चेन्स खुलते ही वो लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टेंट से बाहर निकल गए। शुत्रा ने कहा उन्हें जल्दी से अपने सिबलिंग्स के साथ रिग्रुप करना होगा। फेलिशिया ये सुन के अचानक रुक गई, उसकी आंखों में शॉक फैल गई। उसने पूछा, क्रिस और कैथलीन सच में यहाँ मुझे बचाने आए हैं? उसकी अजीब रिएक्शन देखकर शुत्रा ने पूछा, क्या उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था?
फेलिशिया ने नजर हटा ली, थोड़ी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं वो बात नहीं है। फिर कहने लगी, जाने दो शुत्रा, तुम फैमिली के प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे। तभी कैरेक ने जोर से चिल्लाकर वार्निंग दी कि और एनिमीज आ रहे हैं। शुत्रा ने ये सुनते ही तुरंत कमांड ली, फेलिशिया का नाम लेके बोला, जल्दी करो सिस्टर। थोड़ी स्टर्न फेलिशिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ी। वो भागती हुई उसकी पीठ देखती रही। उसके दिमाग में एक थॉट आया, कब से उसका छोटा भाई उसे नाम से बुलाने लगा। जैसे जैसे शुत्रा आगे दौड़ रहा था, फेलिशिया उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। फिर अचानक उसकी नजर एक एनिमी शामन पर पड़ी जो स्नीक अटैक रेडी कर रहा था। उसने शुत्रा को चिल्लाकर वार्निंग दी, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। फायर मैजिक का एक ब्लास्ट सीधा शुत्रा के सीने पर आ लगा। स्पेल लगते ही वो शॉक और दर्द से चिल्लाया। गर्मी के झटके से वो जोर जोर से खांसने लगा। पावरफुल मैजिक ने उसे बुरी तरह जला दिया था। वो बैडली हर्ट हो चुका था। फेलिशिया ने पूरे टेरर में शुत्रा का नाम चिल्लाया। उसे लगा वो मर चुका है। वो और पास खड़े कैरेक बस हॉरर में उसे देखते रह गए। जहां उनका प्रिंस खड़ा था वहां अब आग का धधकता हुआ बॉनफायर था। फेलिशिया का चेहरा शॉक और दुख से सफेद पड़ गया। कांपते हुए आवाज में उसने फिर से उसका नाम लिया। शामन जो समझ चुका था कि थ्रेट खत्म हो गया है, जीत के गुस्से में गरजा। फिर उसकी खौफनाक नजर अकेली प्रिंसेस पर पड़ी। फेलिशिया का गम पल भर में ठंडी डेंजरस फ्यूरी में बदल गया। उसने शामन को घूरा, मरने तक लड़ने के लिए रेडी। पर वो मूव करती उससे पहले एक मैसिव फायर एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट उसी जगह से आया था जहाँ शुत्रा गिरा था। फेलिशिया स्टन रह गई जब शामन का सिलोवेट ही गायब हो गया। वो सोचने लगी, इतना बड़ा फायरी ब्लास्ट कहाँ से आया। जैसे ही धुआं छटा, शुत्रा आग के बीच खड़ा था, बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं। उसके हाथ में प्योर फायर से बना हुआ एक फायर मटेरियलाइज हो गया। शुत्रा के चेहरे पर एक वाइड कॉन्फिडेंट ग्रीन आ गई। उसे एक डेडली अटैक को एक नई पावरफुल मैजिकल वेपन में बदल दिया था। उसने तुरंत अपनी नई स्किल्स टेस्ट की। फायर एरोस की वॉली उसने स्टन्ड एनिमी सोल्जर्स पर छोड़ दी। वो मैजिकल बो को स्किलफुली खींचता गया, एक के बाद एक पावरफुल शॉट्स, और जलती हुई एरोस हवा को चीरते हुए एनिमीज की तरफ गई। हर एरो अपने निशाने पे लगे। कई ऑक्स को हिट किया और इम्पैक्ट पर वो एक्सप्लोड हो गए। दुश्मनों के शरीर हवा में उड़ गए। शुत्रा पागल सी खुशी में हंस पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो रियल मैजिक यूज कर सकता है। वो अपना फायरी अटैक कंटिन्यू करता रहा, पावर देखते हुए खुद हैरान। अपनी लेवल सिर्फ 1 होने के बावजूद स्किल इंसेन लग रही थी। पर तभी जमीन से तेज निकली बर्फ की एक वेव फूटी और कई पास के एनिमी सोल्जर्स पूरी तरह से आइस में जम गए। शुत्रा रुक गया, सामने खड़ी बड़ी आइस वॉल को देख के शॉक में। बैटल के बीच में ये कहीं से आ गई थी। पास के वॉच टावर में एक दूसरा शामन दिखा। उसके हाथ में चमकती हुई ब्लू आइस का बो था, बहुत ही खतरनाक। शुत्रा ने हॉरर में देखा जब आइस शामन ने फिर से एम लिया। इस बार उसका एरो सीधा प्रिंसेस फेलिशिया की तरफ था। जिंदा देखकर रिलीव्ड फेलिशिया उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन शुत्रा ने उसे धक्का दिया, पीछे हटा दिया, चिल्लाया, पास मत आना मेरे। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरी, आंखें कंफ्यूजन से फैली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका इतना अजीब और हॉस्टाइल बिहेवियर क्यों है। शुत्रा ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया और आसमान की तरफ देखा। वो आने वाला आइस एरोस के लिए खुद को रेडी कर रहा था। उसने सिर झुका लिया, आंखों में पूरा डिटर्मिनेशन। उसके पास अपने एक्शन के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और रेकलेस रीजन था। फिर उसके चेहरे पर एक ईगर ऑलमोस्ट ग्रीडी ग्रिन आ गई। उसने कहा, ये अटैक ये मेरी है। फिर शामन का आइस एरो सीधा उस पर लगा। एक सेकंड में वो फ्रीजिंग मैजिकल एनर्जी के मैसिव एक्सप्लोजन में घिर गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर मोटी बर्फ के टूम में बंद हो चुका था। वो पूरी तरह से जम गया था। लेकिन आइस के अंदर से उसे पता चल गया कि उसका प्लान काम कर गया है। उसका पागल गैम्बल बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुल हुआ जैसे उसने सोचा था, बर्फ के अंदर ही। पर शुत्रा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्टन्ड और डिसओरिएंटेड हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी के साथ अभी क्या हुआ। बर्फ टूट गई और वो जोर से पीछे की तरफ उछल गया और वो धूल से भरी बैटल से तबाह जमीन पर गिर पड़ा। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और सर घूम रहा था। तभी एक ब्राइट रेड नोटिफिकेशन आया जो वार्न कर रहा था कि उसकी हेल्थ क्रिटिकली लो है, क्योंकि उसके शरीर के आर पार एक आइस डैगर मौजूद था। उसे समझ आ गया था कि वो मौत के बिल्कुल करीब है और उसने दांत अपने बीच लिए। डर तेज था जो उसे उसकी अपनी मॉर्टेलिटी याद दिला रहा था। उसे पता था कि ऐसा और एक हेट बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगा वो। तभी एक आवाज आई जो कंटेप से टपक रही थी, तुम पूरे के पूरे इडियट हो। शुत्रा ने ऊपर देखा, फेलिशिया उसके ऊपर खड़ी थी, पूरी तरह एनॉयड लग रही थी। शर्मिंदगी की ब्लश के साथ उसने पूछा, तुमसे किसने कहा था कि मुझे बचाने? ये सुन के शुत्रा बस उसे देखता रह गया, बिल्कुल बैफल्ड। फेलिशिया ने उसे डांटना शुरू किया, बोलते हुए कि वो उन सब सिबलिंग में से सबसे वीक है। तभी शुत्रा को समझ आया कि उसने उसके एक्शन और इंटेंशन को पूरी तरह से गलत समझ लिया है।
शुत्रा उसे डिसबिलीफ में घूरता रहा, दिमाग बिल्कुल घूम रहा था। वो उसकी अजीब और कंफ्यूजिंग गुस्से वाली रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर फेलिशिया का ध्यान वॉच टावर की तरफ गया जहाँ आइस शैमन था। उसने पूछा, तुमने आइस मैजिक कब सीख ली? शुत्रा ने ऊपर देखा और देखा कि एनिमी शामन रेलिंग पर झुका हुआ पड़ा था। तब उसे रियलाइज हुआ कि जब वो फ्रोजन था तब फेलिशिया ने शामन को हरा दिया था। ये बात उसे एक झटके की तरह समझ आ गई थी और फेलिशिया को लगा कि उसने जानबूझकर एरो खाया था सिर्फ उसे बचाने के लिए। इसीलिए उसने शुत्रा को ऐसी नजर से देखा जैसे उसे सच में उसकी चिंता हो। पर अचानक वो उसके पास घुटनों पर बैठ गई और अपना हाथ उसके वुंड्स पर रखा। फिर एक गरम ग्रीन लाइट उसके हाथ के अराउंड मैजिक की तरह चमकने लगी। हीलिंग मैजिक उसके पाम से निकलकर शुत्रा के बॉडी में बहने लगा। उसमें एक सूदिंग वार्मथ थी जो उसके इंटेंस दर्द को ऑलमोस्ट तुरंत कम कर गई। फायर स्पेल से जो गहरा जला हुआ घाव था वो बंद होना शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड्स में उसकी स्किन खुद को जोड़ न रही थी। फिर एक नोटिफिकेशन आया कंफर्म करता हुआ कि उसने एक नई हीलिंग स्किल एक्वायर कर ली है और उसके वुंड्स पूरी तरह से गायब होने लगे और वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। फेलिशिया जो एक जीनियस मेज थी उसने पूछा, अब बेटर फील हो रहा है तुम्हें? शुत्रा ने थैंक्स बोला, फिर ऑकवर्ड तरीके से अपने वर्ड्स करेक्ट करने की कोशिश की। फेलिशिया ने उसे सस्पिशियस लुक दी। तभी एक मॉन्स्टरस रोर सुनाई दी। उस आवाज ने पूरे जलते हुए एनिमी एनकैप्ड को हिला दिया। एक बड़ा सा रेड स्किन ऑर्च सामने आया, बाकी सबसे काफी ज्यादा बड़ा। शुत्रा हॉरर में उसे देखते हुए बोला, ये खौफनाक चीज आखिर है क्या? फिर उसकी आंखें फैल गई जब उसे गेम की यादें याद आ गई। उसने पहचान लिया, ये एक पावरफुल और रेयर ब्लड ऑर्क था। फेलिशिया ने बस इतना कहा कि निकलने के लिए उन्हें इसे पार करना होगा। फिर वो दोनों साथ खड़े थे, दो छोटे से फिगर्स एक टावरिंग दुश्मन के सामने। ब्लड ऑर्क उनके ऊपर झुकता हुआ खड़ा था, एक भयानक नजारा। शुत्रा का चेहरा पूरा टेरर से भरा था, सोचते हुए कि वो इससे कैसे लड़ेंगे। फिर मॉन्स्टर ने अपनी मुट्ठी जोर से जमीन पर मारी। अटैक इतना पावरफुल था कि जमीन फटने लगी। शुत्रा उसकी इनक्रेडिबल स्पीड देखकर शॉक हो गया। वो डिसबिलीफ में चिल्लाया कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इतनी तेज कैसे मूव कर सकता है। फिर फेलिशिया ने चार्ज संभाला और शुत्रा को ऑर्डर दिया कि उसे थोड़ा टाइम दे, उसे एक पावरफुल मैजिक स्पेल प्रिपेयर करनी थी। पर ब्लड ऑर्क ने फिर से अटैक किया। उसकी मुट्ठी फिर से नीचे आई। वो दोनों पीछे कूद गए, बिल्कुल लास्ट सेकंड पर क्रस्ट होने से बच गए। तभी शुत्रा ने उसके डेस्परेट प्लान को मान लिया। उसने कहा, तुम मैजिक रेडी करो, मैं इस पर एग्रो करता हूँ। फिर उसने अपने लॉयल गार्ड को जोर से बुलाया और कैरेक तुरंत आ गया। शुत्रा ने कहा कि वो वही पुराना प्लान यूज करेंगे। फिर भागते हुए शुत्रा ने अपना होलोग्राफिक इन्वेंटरी स्क्रीन खोल दिया। उसे इस फाइट के लिए एक स्पेसिफिक और पावरफुल वेपन चाहिए था। इन्वेंटरी से उसने डॉर्वन ड्रैगर सिलेक्ट किया। उसे रियलाइज हुआ कि लेवल 10 पर वो आखिरकार इस वेपन को विल्ड कर सकता है। उसकी हेल्थ लो थी लेकिन रिजॉल्व आई। शुत्रा ने चमकता हुआ डैगर पकड़ लिया और अटैक करने का टाइम आ चुका था। फिर उसने डैगर को जमीन में घुसा दिया और गोल्डन एनर्जी फूट पड़ी। उसने अपने लॉयल गार्ड को सपोर्ट करने वाली एक पावरफुल स्किल एक्टिवेट की। वो हवा में ऊंचा कूदा, स्किल का नाम चिल्लाते हुए अंडर द किंग्स बैनर, और नीचे कैरेक भी उसी गोल्डन लाइट में लपेट गया। कैरेक का चेहरा पूरी डिटर्मिनेशन के साथ भरा था। उसका बॉडी अब उसके यंग प्रिंस के मिस्टीरियस और पावरफुल मैजिक से एम्पावर्ड था। फिर उसने एक फेरिशियस वॉर क्राई चिल्लाई, आंखें पावर से जल रही थी। वो अकेला ही मॉन्स्टरस ब्लड ऑर्क का सामना करने के लिए रेडी था। ब्लड ऑर्क ने छोटे से ऑर्क को देखा। वो पल भर के लिए कंफ्यूज हो गया, जो अचानक पावर सर्ज महसूस कर रहा था। कैरेक जो अब एम्पावर्ड और बिल्कुल फियरलेस था, सीधा उस जायंट मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा और एक ही इंस्टेंस में दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया। ब्लड ऑर्क ने अपनी मैसिव मुट्ठी घुमाई लेकिन कैरेक ने अटैक डॉज कर लिया। वो इनक्रेडिबल और इम्पॉसिबल एजिलिटी के साथ अटैक के ऊपर से कूद गया। मॉन्स्टर गुस्से में जोर से गरजा। उसका पावरफुल पंच अपने टारगेट को बहुत ज्यादा मार्जिन से मिस कर चुका था। ब्लड ऑर्क अपने मिस हुए अटैक से संभल भी नहीं पाया था कि कैरेक ने अपना काउंटर अटैक कर दिया। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी को एक डेडली और पावरफुल आर्क में घुमाया और कुल्हाड़ी एक भयानक क्रंच के साथ जा लगी। वो सीधा ब्लड ऑर्क के पेट पे लगी और उसे जबरदस्त और अनएक्सपेक्टेड दर्द हुआ। मॉन्स्टर लड़खड़ाकर पीछे हटा, दर्द और अंधे गुस्से में दहाड़ते हुए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना पावरफुल और पेनफुल ब्लो लगा है। मॉन्स्टर के डिस्ट्रैक्ट होते ही फेलिशिया का स्पेल आखिरकार रेडी हो गया। एक चमकती हुई पिंक ऑरा उसके अराउंड फैल गई जब वो अटैक करने के लिए तैयार हुई। फिर वो आगे कूदी। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपना पावरफुल और बहुत ही अजीब मैजिक अनलिश करने वाली थी। फिर उसने स्पेल कास्ट किया और जमीन पर एक बड़ा सा स्लिक मैजिकल ग्रीस का पैच बना और वो सीधा लड़खड़ाते ऑर्क के भारी क्लमजी पैरों के नीचे आ गया। जायंट मॉन्स्टर के पैर फिसल गए। मैजिकल स्लिपरी सरफेस पर उसे जरा भी ग्रिप नहीं मिल रही थी। वो पूरी तरह से बैलेंस खो बैठा, अपनी भारी बाहें इधर उधर पकड़ते हुए, और वो बड़ा सा मॉन्स्टर जोर से थड़ के साथ पीछे हार्ड ग्राउंड पर गिर पड़ा।
उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर कैरेक हवा में ऊंचा कूदा। वो अब एक मीटियोर की तरह गिरे हुए मॉन्स्टर की तरफ नीचे आ रहा था। उसकी आंखें लाल गरम गुस्से से चमक रही थी। कैरेक दहाड़ा, उसने घोषणा की, यही खत्म है, तुम बड़े से भैंसे। फिर वो नीचे झपटा, अपनी कुल्हाड़ी को पूरी एम्पावर्ड ताकत के साथ घोंपते हुए। उसका निशाना ब्लड और के खुले हुए वल्नरेबल सीने पर था। मॉन्स्टर ने आखिरी बार गर्लिंग चीख मारी, दर्द से भरी हुई। कुल्हाड़ी उसके मांस, हड्डियों और आखिर में दिल को चीर गई। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि कैरेक मॉन्स्टर के टॉर्सो के अंदर तक धंस गया। जबरदस्त फोर्स की वजह से उनकी नीचे की जमीन भी टूट गई। जब धूल आखिरकार बैठ गई, शुत्रा शांत कदमों से उस मैसिव बेजान बॉडी की तरफ चल पड़ा। उसके लॉयल गार्ड ने उस महा मॉन्स्टर को हरा दिया था। फिर उसके होठों पर एक कमजोर सी विक्टोरियस स्माइल आ गई जब वो हकला सा गया। उसे पता था कि सबसे बड़ा खतरा अब आखिरकार खत्म हो चुका था। फिर अचानक उसके सीने से एक तेज गोल्डन लाइट निकलने लगी। वो नीचे देखता इस अजीब पल सी एनर्जी को देखकर हैरान। वो कंफ्यूजन में देखता रहा जब रोशनी उसके पूरे बॉडी को लपेट लेती है। फिर एक पहचानी हुई सिस्टम विंडो उसके आंखों के सामने आ गई। नोटिफिकेशन पर वो शब्द दिख रहे थे जिनका इंतजार वो कर रहा था। वो आखिरकार लेवल 10 के क्रिटिकल माइलस्टोन पर पहुंच चुका था। फिर एक दूसरी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि उसकी यूनिक प्रोटेक्निक स्किल भी लेवल अप हो गई है। उसने अपने अंदर के पावरफुल नई एनर्जी बहते हुए महसूस की। उसकी आंखों पर एक साया पड़ा और उसके चेहरे पर एक वाइट कॉन्फिडेंट ग्रीन फैल गई, क्योंकि उसने अपना सबसे इम्पोर्टेंट गोल अचीव कर लिया था। फिर एक आखिरी नोटिफिकेशन ने बताया कि उसे एक नई पैसिव एबिलिटी भी मिली है और वो बेचैन हो गया जानने के लिए कि नया गिफ्ट क्या है। नोटिफिकेशन विंडो ने उसकी नई पैसिव स्किल डिटेल्स में दिखाई। ये एक सटल लेकिन पावरफुल एबिलिटी थी जो दुश्मनों की एक्यूरेसी उसके खिलाफ कम कर देगी। शुत्रा स्किल डिस्क्रिप्शन को घूरता रहा। उसके चेहरे पर रियलाइजेशन धीरे धीरे चमक उठी। उसे बिल्कुल पता चल गया कि ये अमेजिंग पावर क्या है। फिर उसके दिमाग में एक्शन मूवी हीरोज की इमेज फ्लैश हुई। वो हीरो जो बुलेट्स की बारिश में भी बिना छुए भाग जाते हैं। उसके चेहरे पर एक स्लाई कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। अब उसके पास प्रोटेक्निस्ट प्लॉट आर्मर इफेक्ट एक रियल टेंजिबल स्किल के रूप में था। पर तभी एक गुस्से भरी धाड़ ने उसे वापस रियलिटी में खींच लिया। बचे हुए एनिमी ऑर्ड्स अब सीधा उनके छोटे से ग्रुप की तरफ चार्ज कर रहे थे। फेलिशिया ने उसे खड़े खड़े देखकर चिल्लाया, सपनों से बाहर आ जाओ। शुत्रा ने तुरंत हाँ कहा। उसका विक्ट्री मूवमेंट अब खत्म हो चुका था। फेलिशिया ने चांट करना शुरू किया, हवा के स्पिरिट को बुलाते हुए और पिंक एनर्जी का एक पावरफुल स्लाइकन फूटा ऑक्स को उड़ाते हुए। शुत्रा ने खुद को उस तेज आंधी के खिलाफ संभाला। उसकी केप हवा में पागलपन से फड़फड़ा रही थी जब वो उसकी पावर को आव में देखता रहा। फिर उसे समझ आ गया कि जो वो देख रहा है वो नॉर्मल मैजिक बिल्कुल नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ज्यादा ही प्राइमल, ज्यादा पावरफुल। फिर उसने चमकती हुई बटरफ्लाइज देखी जो प्योर एनर्जी से बनी हुई थी और उसे तुरंत समझ आ गया कि फेलिशिया एक पावरफुल नेचर स्पिरिट को कमांड कर रही है। और इस तरह पजल का आखिरी पीस क्लिक करके फिट हो गया। फेलिशिया सिर्फ एक ब्रिलियंट मेज नहीं थी, वो असल में एक स्पिरिट समनर थी। जैसे वो उसे इतनी आसानी से स्पिरिट को कमांड करते हुए देखता रहा, एक जाना पहचाना लालची ख्याल उसके एम्बिशियस और रेकलेस दिमाग में आ गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी कैलकुलेटिंग ग्रीन फैल गई। उसने सोचा, क्या वो भी हिट खाकर ये सीख सकता है? पर उसके रेकलेस इंपल्स पर एक्ट करने से पहले ही एक ब्राइट गोल्डन फ्लेयर रात के आसमान में ऊपर शूट हो गया, आर्मी का सिग्नल देते हुए। कैरेक ने सिग्नल देखकर पूछा कि इसका क्या मतलब है। शुत्रा ने समझाया कि येलो फ्लेयर स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का सिग्नल होता है। अचानक रिट्रीट के ऑर्डर ने उसे गहरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। वो सोचने लगा, क्या हो रहा है और क्या उसकी किसी सिबलिंग को खतरा है? कैरेक हमेशा वफादार सोल्जर ने अपने प्रिंस से ऑर्डर मांगे। शुत्रा ने उसे ऑर्डर दिया कि ट्रूप्स को लेके तुरंत रिट्रीट करे। उसके बाद उसने अनाउंस किया कि वो खुद कैटलिन को ढूंढने जा रहा है। कैरेक अपने प्रिंस के इतने रिस्की डिसीजन से शॉक और टेंशन में आ गया। उसने तुरंत प्रोटेस्ट किया और बोला कि वो भी साथ चलेगा, लेकिन शुत्रा बिल्कुल फर्म था। उसने कहा कि कैरेक को रिट्रीट का ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। जैसे ही कैरेक और आर्ग्यू करने वाला था, फेलिशिया बीच में आ गए। उसने अनाउंस किया कि वो शुत्रा के साथ जाएगी। फिर उसने शुत्रा को एक कॉन्फिडेंस स्मग के साथ देखा। उसने कहा कि वो ऐसी नहीं है जो अपना डेप्थ अनपेड छोड़ दे। उसके आंखों में एक ठंडी सी चमक थी जब उसने ऐड किया कि इन घटिया ऑक्स के साथ उसका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस भी बाकी है। अब डिसीजन फाइनल हो चुका था। कैरेक ने आखिरकार हार मान ली। फिर उसने दोनों को केयरफुल रहने को कहा और बोला कि वो यही उनका वेट करेगा। जब वो बर्निंग कैंप के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़े, फेलिशिया ने उसे सवाल किया। उसने पूछा कि क्या सच में कैथलीन के पास जाना जरूरी है? फेलिशिया ने उसे एक क्यूरियस ऑलमोस्ट टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछा, तुम अपनी बिग सिस्टर के लिए इतना वरीड हो क्या? शुत्रा थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो गया। उसने रिप्लाई दिया, ऑफ कोर्स हूँ। फिर उसने मनीमन खुद को करेक्ट किया। उसे पता था कि असली रीजन ये था कि उनकी वो इम्पोर्टेंट अलाइज थी।
फेलिशिया उसे क्वाइटली देखती रही। उसके चेहरे पर एक थॉटफुल अनरीडेबल एक्सप्रेशन था। लग रहा था जैसे वो उसके सिंसियर साउंडिंग आंसर को प्रोसेस कर रही हो। आखिरकार उसने उसका जवाब एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सी स्केप्टिसिज्म भी थी और दोनों बर्निंग बैटलफील्ड के थ्रू अपना रास्ता बनाते रहे। कैंप के एक और हिस्से में अलाइट रेड स्किन ऑर्क बर्सर्कर्स का एक ग्रुप था। वो बैटलफील्ड पर चार्ज कर रहे थे। उनकी आंखें प्योर रेज में चमक रही थी। प्रिंसेस कैथलीन एक लिविंग वोल्विन थी। उसकी फेस ब्लू ऑरा से ग्लो कर रही थी जब वो पावरफुल स्टनिंग ब्लो की बारिश कर रही थी। वो बिल्कुल फियरलेस थी। एनरेज्ड एनिमी के टाइट के सामने भी अपनी जगह पर खड़ी रही और उनके सामने खुद प्रिंसेस कैथलीन खड़ी थी। वो अकेली ही पूरे अलाइट बर्सर्कर स्क्वाड के अगेंस्ट लाइन होल्ड कर रही थी। फिर एक पावरफुल रोर के साथ उसने उनके फ्यूरियस चार्ज का सामना करने की तैयारी की। वो हवा में हाई लीप कर गई, परफेक्ट टाइमिंग के साथ सिंक्रोनाइज स्लैश से डॉज करते हुए। नीचे दोनों बर्सर्कर्स एक दूसरे से ही टकरा गए, बिल्कुल उसके पैरों के नीचे। एयरबोर्न होते हुए उसने प्योर शिमरिंग ब्लू ऑरा से बना हुआ एक ब्लेड समन किया। उसके चेहरे पर इंटेंस फोकस और कंसंट्रेशन था। फिर वो एक डेडली टॉप की तरह स्पिन हुई और एक 360 स्लैश अनलिश किया। उसका अटैक एक ही मूव में पूरे एनिमी स्क्वाड को कट कर गया। जैसे कैथलीन अपना अटैक फिनिश कर रही थी, शुत्रा और फेलिशिया वहां पहुंच गए। वो उन स्नार्लिंग ऑर्क के पीछे से देख रहे थे जिनसे वो लड़ रही थी। फेलिशिया स्मग कर रही थी, आसपास के एनिमीज से बिल्कुल अनफेज्ड। शुत्रा को भी रियलाइज हो गया कि उसकी पावरफुल सिस्टर के लिए उसकी वरी बिल्कुल अननेसेसरी थी। कैथलीन ग्रेसफुली लैंड हुई और उन दोनों को देखकर पलटी। सरप्राइज्ड होते हुए उसने शुत्रा से पूछा कि उसने रिट्रीट क्यों नहीं किया जब उसने ऑर्डर दिया था। कैथलीन उसकी प्रेजेंस से काफी कंफ्यूज थी। वो और सवाल पूछने वाली थी कि वो यहाँ क्यों आया, लेकिन बोलने से पहले ही उसकी नजर फेलिशिया पर पड़ी जो उसके साथ ही खड़ी थी। उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से सीधा प्योर अनअडल्टरेटेड खुशी में बदल गया। सब कुछ भूलकर कैथलीन आगे बढ़ी और फेलिशिया को टाइट इमोशनल हग में ले लिया। उसने अपनी बहन को जोर से पकड़ लिया, आंखें रिलीफ से बंद थी। उसने फेलिशिया को बताया कि वो कितनी ज्यादा खुश है, वो सेफ है। फेलिशिया इतनी अफेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, ब्लश करने लगी। फिर उसने ऑकवर्डली अपनी बहन की पीठ थपथपाई और कहा, इतना ज्यादा वरी ना करे। शुत्रा ने यह हार्टफेल्ट रियूनियन एक छोटी सी नोइंग स्माइल के साथ देखा। फिर उसने कमेंट किया कि दोनों कितनी क्लोज लग रही हैं। तभी उसका ध्यान अपनी मिनी मैप पर गया। मैप दिखा रहा था कि एनिमी फोर्सेस का एक बड़ा ग्रुप उनकी पोजीशन की तरफ बढ़ रहा था। कैथलीन ने मैप देखा और डेंजर तुरंत समझ गई। फिर उसने इमीडिएट रिट्रीट का ऑर्डर दिया और शुत्रा को बोला कि वो लीड करे और सबको सेफ्टी तक ले जाए। फिर वो सब डॉर्वन पोर्टल चेंबर की तरफ बढ़े। बाकी फोर्सेस ग्लोइंग गेटवे के पास पेशेंटली वेट कर रहे थे। फिर तीनों सिबलिंग्स पोर्टल की रोशनी से बाहर निकले। वो एंशिएंट चेंबर की सेफ्टी में वापस आ गए थे। उनका मिशन सक्सेसफुल था। कैथलीन ने सरप्राइज फेलिशिया को बताया कि पोर्टल शुत्रा ने ही ढूंढा था और उसकी विक्ट्री में ह्यूज कंट्रीब्यूशन के लिए उसकी तारीफ की। जब शुत्रा कैरेक से बात कर रहा था, फेलिशिया दूर से उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि उसका छोटा भाई कब से इतना बदल गया। तभी प्रिंस क्रिस वहां अपीयर हुआ। उसकी पावरफुल प्रेजेंस ने पूरा रूम शांत कर दिया। उसने उनकी डेंजरस फायरी बैटलफील्ड से सेफ रिटर्न को एक्नॉलेज किया। कैथलीन ने उसे आवाज दी। उसकी वॉइस खुशी से चमक रही थी। वो क्लियरली अपने बड़े भाई को दोबारा देखकर बहुत खुश थी। फिर उसने गर्व से अनाउंस किया कि वो फेलिशिया को सेफली वापस ले आई है। लेकिन फेलिशिया ने सिर्फ अपने हाथ क्रॉस किया और साइड की तरफ देख लिया, अभी भी गार्ड है। फिर अपने भाई की तरफ मुड़ी। उसका टोन बिल्कुल फ्लैट और कोल्ड था। उसने बस इतना कहा कि उनकी मुलाकात को काफी टाइम हो गया है। क्रिस ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आवाज में भी कोई वार्मथ नहीं थी। फिर चलते चलते क्रिस ने रिपोर्ट दिया कि जनरल बैंडल की फोर्सेस ने भी विक्ट्री हासिल कर ली है और घटिया एनिमी चीफ्टन डर के मारे बैटलफील्ड से भाग गया था। शुत्रा ने नाम सुनकर पूछा कि ये याकुजन कौन है। कैथलीन ने याद दिला कि वो ब्लड ऑर्क का ग्रेट चीफ्टन है। फिर फेलिशिया ने और डिटेल्स के लिए प्रेस किया, पूछते हुए कि क्या चीफ्टन ने सरेंडर कर दिया था। क्रिस ने क्लैरिफाई किया कि उसने सरेंडर नहीं किया, बस एक कावड़ की तरह भाग निकला। फिर क्रिस ने अगले दिन का प्लान अनाउंस किया। वो एक और एनिमी फोर्स पर स्ट्राइक करेंगे ताकि वो याकुजन के साथ ज्वाइन ना हो पाए। और मिलिट्री ब्रीफिंग खत्म होते ही क्रिस ने अपनी कोल्ड नजर फेलिशिया पर डाली। उसने पूछा कि वो कैसे उनके हाथ लग गई थी। फेलिशिया ने अपने साइड की स्टोरी बताई। उसका कहना था कि वो पास की रूइंस पर रिसर्च कर रही थी और मदद के लिए जाते वक्त पकड़ ली गई। क्रिस ने उसे एक स्केप्टिकल पियर्सिंग गेज के साथ देखा। फिर उसने ओपनली क्वेश्चन किया, क्या इतना कन्वीनियंट और सिंपल स्टोरी सच में ट्रू है। फेलिशिया ने तुरंत पूछा, क्या वो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहा है। फेलिशिया ने बिना पलक झपके उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में एक चैलेंज था। क्रिस ने साई किया और पीछे मुड़ गया, इंटरोगेशन ड्रॉप करने का डिसीजन लेते हुए। उसने कहा कि वो शायद थक चुकी होगी और उसे रेस्ट करना चाहिए।
फिर उसने सबको डिसमिस कर दिया, सबको रेस्ट करने को कहकर। फेलिशिया ने उसे जाते हुए देखा, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल था और वो चुप रही। उस रात बाद में विक्टोरिया सोल्जर्स एक रोरिंग फायर के आसपास घेरे हुए थे और कैंप का मूड चीयरफुल और काफी रिलैक्स था। एक शांत सी केव में शूद्रा अपनी नई मैजिक स्किल्स को रिव्यू कर रहा था। आइकॉन्स देखते हुए उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड और खुश स्माइल थी। वो सोच रहा था कि उसका ऑरा अभी भी उसका सबसे रिलायबल वेपन है। पर तभी केव के एंट्रेंस से एक आवाज ने उसका नाम लिया। वो मुड़कर देखता है और फेलिशिया को केव के एंट्री पर खड़ा पाता है। फेलिशिया ने अपने कपड़े बदल लिए थे और अब पूछ रही थी क्या वो अंदर आ सकती है। शूद्रा उसे इतनी रात को देखकर सरप्राइज पूछता है कि वो इतनी लेट यहाँ क्या कर रही है। वो चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखें शैडोज में छुपी हुई। फिर उसने उसका नाम लिया। उसका टोन काफी सीरियस और अजीब था। शूद्रा ने उसे देखा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी। फिर अचानक फेलिशिया ने उसकी यूनिफॉर्म का फ्रंट पकड़ लिया अपने हाथ से और उसको अपनी तरफ खींच लिया। शूद्रा की आंखें प्योर शॉक और सरप्राइज से खुल गई। उसके मुंह से एक पैनिक सी आवाज निकल गई। वो बिल्कुल बिविल्डर्ड था उसकी बोल्ड एक्शन से। फेलिशिया उसके बिल्कुल पास आ गई, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल था। फिर उसने एक शॉकिंग रिक्वेस्ट की, क्या तुम अपने कपड़े निकाल सकते हो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।